सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। मार्केट में एचडीएफसी बैंक की बदौलत आज एक बहुत ही शानदार दिन स्पेशली बैंक निफ्टी के लिए करेंगे उस पर बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। बाजार में लगातार छठे दिन तेजी, दिन की ऊंचाई के करीब निफ्टी। एचडीएफसी बैंक में तेजी के दम पर बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा 1% का उछाल। मिड कैप इंडेक्स हालांकि 0.25% नीचे। ऑटो, फार्मा, आईटी स्टॉक्स में लेकिन दिखी मुनाफा वसूली। तीनों सेक्टर इंडाइसेस आधे से 1% फिसले। रियल एस्टेट, सरकारी कंपनियों में खरीदारी का जोर। नॉर्वे की कंपनी के साथ एलएनजी सप्लाई करार सी दीपक फर्टिलाइजर में जोश। शेयर 5% ऊपर, अगले 15 साल के लिए हुआ है समझौता। और केवीएस मनियन के फेडरल बैंक में ना आने से बाजार निराश। स्टॉक आज 6% फिसला। कोटक महिंद्रा बैंक ने मनियन को दिया प्रमोशन, जॉइंट एमडी बनाया। और स्टील पाइप बनाने वाली कंपनी विभोर स्टील ट्यूब की जबरदस्त लिस्टिंग। पहले ही दिन निवेशकों का पैसा हुआ करीब 3 गुना। 191 रुपए के मुकाबले 425 रुपए पर लिस्ट। ओके, तो चलिए फिर बहुत ही शानदार दिन मार्केट के लिए। गुड आफ्टरनून। पहले तो हर्षिता वीरवर में रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लोज की तरफ हम बढ़ते हुए, और आज मैंने अपने मार्केट कमेंट्री का टाइटल दिया है जाग उठा एचडीएफसी बैंक। और आज वाकई में जैसे बहुत लोग कोशिश कर रहे थे कि कब जागेगा, कब खून खोलेगा, फाइनली एचडीएफसी बैंक का लिटरली हर्षिता खून खोला आज। और आई थिंक वो जो मीम्स सब बन रहे थे लास्ट वीकेंड पे, वैसे काफ़ी मीम्स बने थे इसके, तो एक फीलिंग तो आ रही थी कि शायद थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक में मतलब एक बॉटम बनेगा। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये कल की एनालिस्ट मीट के बाद है। जी हाँ। मार्केट ने सब कुछ समझ के, और ऐसा नहीं है कि कुछ उन्होंने शशिधर जगदीशन साहब ने कुछ बहुत ज़्यादा मार्केट को सपने दिखा दिए। फ्रैंक बात की एकदम बिल्कुल जिस हिसाब से, उसके बाद भी मार्केट ने उसको शुरू में ऑब्वियसली थोड़ा पनिश किया, लेकिन उसके बाद रिवॉर्ड किया। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और आखिरकार इसने बैंक निफ्टी को उस रेंज से बाहर निकाला जिस रेंज की हम लगातार बात कर रहे थे। फाइनली वो 46,800 का जो बैरियर था उसको क्रॉस किया। 47,000 भी क्रॉस किया था, हालांकि वापस हल्का से नीचे आ गए। और निफ्टी ने भी उस जोन का रिस्पेक्ट किया जो आज हमने सुबह डिस्कस किया था कि डिप मिलेगी अगर 22,000 22,100 तो वहाँ बाय करिए, और वहाँ से एक मार्केट ने आपको बाउंस बैक दिया। आज मिड कैप ने अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन दैट्स ओके आई गेस। लेकिन क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है आज की सबसे ज़्यादा। आफ्टरनून अनुज, आफ्टरनून वीरू। मैं वही देख रही थी कि हम कल के हाई यानी कि 22,186 से कितने दूर है। वैसे ज़्यादा दूर है नहीं, उन्हीं लेवल्स के आसपास चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज क्लियरली वो तेज़ी का नाम एचडीएफसी है। तो इस मोमेंटम को अगर बरकरार रखना है, अनडाउटेडली तेजी का ट्रेड कैरी करना होगा, लेकिन किस लेवल पर नजरें रखें, चाहे वो निफ्टी बैंक हो या फिर निफ्टी। बिल्कुल, पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी पर मुझे लग रहा है अगला रेजिस्टेंस आपका 22,200 से 22,250 का है। ऑब्वियसली कल का हाई आज का हाई सेम है, तो बहुत लोगों को लगेगा कि कहीं मार्केट डबल टॉप तो नहीं बना रहा है। ऐसे डबल टॉप बनते नहीं है वैसे। ये मार्केट में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, और अब तो कैप्टन चलने को तैयार है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बड़ी रेजिस्टेंस उसके बाद आएगी हर्षिता सीधा 22,400 से 22,500। लॉन्ग रहें, फेब्रुवरी सीरीज़ में मेरा एक व्यू है कि 22,500 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और हर गिरावट में खरीदारी करें। देखिए आज भी मार्केट ने कितना ब्यूटीफुल सेटअप दिया आपको। आज एग्जैक्टली हमारी बिल्कुल मॉर्निंग में यही अप्रोच थी कि 22,000 से 22,100 के बीच में जो भी जोन मिले उसमें बस आप लॉन्ग ऐड करते रहिए, और एक 21,900 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आप स्टॉप लॉस के करीब तो गए ही नहीं, और बस वहीं से हमेशा अप ट्रेंडिंग मार्केट में सपोर्ट 1 पर बाय करिए, हमेशा, कभी भी और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। अप ट्रेंडिंग मार्केट में सपोर्ट 1 पर बाय करिए और एक लॉजिकल स्टॉप लॉस लगा दीजिए। चांसेस हैं कि पैसा आपका उसी दिन बनेगा, उस दिन ना भी बने तो बाद में तो बनेगा ही बनेगा। तो लॉन्ग रहें, हर गिरावट में ऐड करें, और आप स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रेल कर दें, 21,950 पर ले आएँ उसको, ठीक है ना। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी ने एक क्रूशियल लेवल ब्रेक किया है। अब क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। 46,800 के ऊपर टिका रहे अगर, तो 47,200 तक के पोटेंशियल ओपन हो रहे हैं यहाँ पर, और बड़ा रेजिस्टेंस 47,500 का। और अगर आपने 47,500 क्रॉस करना शुरू किया मान लीजिए, तो इवन ऑल टाइम हाई, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये इतनी आसानी से नहीं आएगा। 1 स्टेप एट ए टाइम। अभी के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा आज हम 46,800 के ऊपर बंद हो जाएं।
सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अब देखिए हल्का सा वापस गिरने लगा है, तो 46,800 के ऊपर बंद हो जाए पहले, ये जरूरी है। 47,000 के ऊपर ना भी बंद हो चलेगा, 46,800 के ऊपर ही बंद हो गए तो ये पॉजिटिव क्लोज होगा मेरे लिए, क्योंकि फिर वो रास्ता ओपन करेगा आपके लिए 47,200, 47,500 के करीब का। तो क्लियरली मोमेंटम है और मोमेंटम जारी रहने की पूरे आसार बाजार में बंद होते दिखाई दे रहे हैं। तो 46,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल, देखते हैं उसकी तरफ कितना हम जाते हैं, उसके ऊपर कितना हम टिके रहते हैं क्लोज के लिए। वीरू, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून हर्षिता, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक हो गया, थोड़ी बात करते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या चीज़ करना चाहिए। आई थिंक 2:03 पे जो मैं पहला स्टॉक स्क्रीन पे रखना चाहूँगा, दैट्स वोल्टास। हर्षिता 1105 पे एग्जैक्टली मैं अब स्क्रीन पे रख रहा हूँ उसका भाव, और एक बहुत ही खूबसूरत आई थिंक एक फ्लैग का ब्रेकआउट स्क्रीन पे है, वेल सपोर्टेड बाय डेरिवेटिव स्टैट्स। आपके स्क्रीन पे करीब करीब 31,200 शेयर यहाँ जुड़े हैं। 1105 का भाव स्क्रीन पे गया है अभी, और मैं आई थिंक सारे ऑप्शन स्टैट्स, फ्यूचर स्टैट्स, एवरेजेस के साथ इसका कोरिलेशन, 10 डे की ट्रैजेक्टरी को ना तोड़ना, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ फर्स्ट स्टॉक आई थिंक जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है इस वक्त अपीयर हो रहा है मेरी शीट पे, दैट्स वोल्टास। सेकेंड स्टॉक में जो यहाँ बैठना चाहूँगा दैट्स SBI लाइफ। जरा SBI लाइफ स्क्रीन पे लिखाइएगा 1% ऊपर। हालांकि अभी कल की कैंडल का और परसों के कैंडल के स्विंग हाई भी बाइसेक्ट नहीं हुए हैं, बट स्टिल आज 10 डे की ट्रैजेक्टरी से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया, अभी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ 1509 का भाव स्क्रीन पे है। अगर आप इसके फ्यूचर्स को देखें, आई मीन स्ट्रॉन्ग बिल्डअप। ऑप्शन एक्टिविटी इसमें बहुत गहरी नहीं होती है, बट हमें फ्यूचर्स के सेट से काम चलाना पड़ेगा। लगभग 100% का हुआ है बिल्डअप यहाँ पे। SBI लाइफ स्टिल एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च स्तरों पे ट्रेड करता हुआ, तो यहाँ पे हो गया एक वोल्टास, SBI लाइफ। उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल्स, पोस्ट अर्निंग्स इसमें एक स्ट्रॉन्ग स्विंग आया था, इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट टेस्ट किया शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, और आज एक बार फिर से शूट अप करता हुआ करीब 5% बिल्डअप। अब तक जितने स्टॉक्स मैंने स्क्रीन पे रखे हैं उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप अगर किसी में है दैट्स अपोलो हॉस्पिटल्स। 6723 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। और एक स्टॉक में और रखना चाहूँगा दैट्स पिडिलाइट। बिहेवियर काफ़ी अच्छा खासा है, पिछले 3-4 दिन में अनुज और मैंने काफ़ी बात भी की है, बट एट 2731 ये अपना फेब फर्स्ट वीक के स्विंग हाई को काटता हुआ, और शॉर्ट कवरिंग के इंस्टेंसेस हैं, लगभग 2500 शेयर यहाँ पे घटे हैं, जो कि शॉर्ट कवरिंग के एक स्ट्रॉन्ग इंस्टेंस है। तो ये 4 स्टॉक्स जिसमें आखिरी है पिडिलाइट। हर्षिता, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स। जी हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग काउंटर्स आपने आइडेंटिफाई किए वीरू, लेकिन आज क्लियरली अगर आप ध्यान दें तो एक पॉकेट है जिसके बल पर ये तेजी आई है, वो लार्जली बैंक्स। ट्रेंडिंग काउंटर्स में अनडाउटेडली इन सब की चर्चा हम करेंगे। तो आप शेयर देखिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा मोमेंटम है। आज जाहिर तौर पर HDFC बैंक का दिन है, तो वो आपको करीब 2% ऊपर दिखाई देगा। इसका साथ ऑफ कोर्स एक्सिस दे रहा है, और फिर पावर कंपनियां NTPC के साथ साथ पावर ग्रिड, दोनों में हम देख रहे हैं एक अच्छा खासा मोमेंटम साफ आपको दिखाई देने लगा है। लेकिन मिड कैप साइड पर भी अगर आएंगे तो वहां पर भी कुछ विनिंग गेन्स देखने को मिले हैं। मिसाल के तौर पर जी एंटरटेनमेंट, और बस एक ही खबर का की जरूरत थी कि शायद वो बातचीत फिर से शुरू हो रही है। वो स्टॉक आज 10% भागा है, हालांकि दोनों पार्टियों ने कंफर्म नहीं किया है। सोनी और जी की मैं बातचीत की बात कर रही हूँ। भेल आज मोमेंटम में। जुबिलेंट फूड, ये सोए हुए शेयर आज जाग रहे हैं। जुबिलेंट भी आज करीब 1.5% ऊपर, और ग्लेनमार्क फार्मा में हमने देखा है करीब 2-2.5% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। लेकिन आज के तेजी वाले दिन आप देखिएगा, ऑटो कंपनियों का पार्टिसिपेशन ना के बराबर है। हीरो हो, बजाज हो, आयशर हो, सब में बिकवाली ज्यादा। हीरो स्पेशली 3.5% टूटा है। वहीं TCS में करीब 2% तक की गिरावट आई है। और ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं फेडरल बैंक के तेजी पर भी एक विराम लगता हुआ, करीब 6% का नुकसान। तो कोटक का गेम, लेकिन फेडरल का लॉस करीब 6%, इसीलिए फेडरल टूटा है। बायोकॉन, बिरला सॉफ्ट, चोला जैसे काउंटर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कुछ खासी मुनाफा वसूली बनती दिखाई दे रही है। तो ये इनफैक्ट आज का पूरा एक्शन आपकी स्क्रीन पर, और इनमें से कुछ स्टॉक्स की हम डिटेल में आगे चर्चा भी करेंगे। फिलहाल हमारे जानकारों को जोड़ लेते हैं जो आपको बताएंगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। आज मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फंडामेंटल्स पर। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारा पैनल तैयार है। प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, रचना वैद, प्रशांत सावंत, जतिन गेडिया और श्रीकांत चौहान से होगी बातचीत। 2:15 पर यतिन आपको बताएंगे कि HDFC बैंक पर दरअसल ब्रोकरेजेस
कि क्या राय बनी है और उस पर्सपेक्टिव में बाजार कैसे देख रहा है स्टॉक को। 220 पर लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ेंगे। आज दरअसल वित्त मंत्री की बैठक फिनटेक सेक्टर के दिग्गजों के साथ होने वाली थी और अगले हफ्ते एक बैठक होने वाली है, उस पर बातचीत होगी। क्या चल रहा है, मैं ऑफ कोर्स फोकस पावर सेक्टर पर 2:30 बजे इसकी चर्चा होगी यतिन के साथ। 245 पर आशीष आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड्स को सरकारी शेयर कितने पसंद आए हैं इन रिसेंट महीनों में। 250 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी। ऑफ कोर्स डीलिंग रूम का जायजा, BTST, STBT ट्रेड्स और क्लोजिंग की तरफ भी बढ़ेंगे। ये सब आपके लिए आगे अगले 1.5 घंटे में। ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं और हमारा पैनल को जोड़ना शुरू करते हैं। इस समय आपकी स्क्रीन पर आपको पैनल दिखाई देगा। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय का ट्रेड है दीपक नाइट्रेट। अच्छी बाइंग हो रही है यहाँ पर दीपक नाइट्रेट पर। अपमूव मिला है, 3 दिन का कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक फ्रेश अपमूव मिला है आज। ट्रेड कर रहा है 2335 पर दीपक नाइट्रेट। स्टॉप लगाना चाहिए 2300 का। टारगेट इन द अपसाइड 2400 के नजर आते हैं दीपक नाइट्रेट। ओके, 2400 के लिए एक अपॉर्चुनिटी आप कह रहे हैं दीपक नाइट्रेट में आप लेकर चलेंगे। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो देखिए, मैरिको पे खरीदारी करनी है। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, हालांकि अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद ये 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करेगा। तो 527 का स्टॉप लॉस लगा के मैरिको में खरीदारी करिए। 545 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं मैरिको में। ऑप्शन में आप ट्रेड लेना चाहें तो एट द मनी कॉल ऑप्शन 530 वाला 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पे 7 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट इस ऑप्शन में 17 रुपए के आसपास के रहेंगे। ओके, मैरिको। और हमने ये स्ट्राइक, ये कॉल ऑप्शन डिस्कस भी किया था एग्जैक्टली। अगर आप देखें तो 12 बजे के आसपास, और बहुत शानदार ब्रेकआउट है। कल डाबर में एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था, आज मैरिको में एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। अब एक काम करते हैं, रचना जी से बात करते हैं। रचना जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून। और मेरा इस वक्त का ट्रेड जो है वो शॉर्ट साइड पे रहेगा एंड दैट विल बी द फ्यूचर्स ऑफ ITC। तो सुबह हमने लॉन्ग लिया था, अभी हम शॉर्ट लेंगे। ITC अभी करीब करीब 406 के ऊपर है फ्यूचर्स के हिसाब से। यहाँ हम ऐसे लगाएंगे 409 पे, और डाउन साइड पे हमारा पहला टारगेट होगा 403 और सेकंड टारगेट होगा 401। देखिए, रचना जी की स्टाइल में अश्विनी गुजराल की झलक दिखाई देती है। हाँ, मैं कभी अश्विनी इसी तरीके से बोलते थे कि सुबह मैंने लॉन्ग किया था, अब मैं शॉर्ट करूंगा। मतलब वो बिल्कुल यही ट्रेडर का होना चाहिए व्यू। सुबह लॉन्ग किया था, अब शॉर्ट कर रहे हैं। अब मार्केट ऐसी है तो क्या करें, मार्केट में वही करना है अपने को। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून। प्रशांत जी, आपकी ट्रेड? जी यहाँ पे ACC मुझे काफी अच्छे लेवल पे लग रहा है। एक ऑलमोस्ट 45 डिग्री ट्रेंड लाइन पे, शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। तो और जो कल सेलिंग आई थी उसमें वॉल्यूम बिल्कुल नहीं था। करीबन 2685 2690 के बीच ट्रेड कर रहा है। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 2640, 2640। मेरा जो टारगेट होगा वो होगा 2760, 2760 का। ओके, तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए ACC में तेजी की साफ बनती दिखाई दे रही है। एक अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक में अब जोर पकड़ सकता है। जतिन, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो SBI कार्ड्स में होगा। तो SBI कार्ड्स में हमने देखा है कि 4-5 चीज़ों का एक कंसोलिडेशन कल के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट हुआ था। आज फिर से हम पॉजिटिव मोमेंटम ये स्टॉक में देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि 770 के टारगेट के लिए SBI कार्ड लॉन्ग किया जा सकता है, और हम इसमें स्टॉप लॉस 725 का रखेंगे। SBI का 738 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ करीब 9.5 रुपये ऊपर, और शानदार मूव यहाँ पे। SBI लाइफ, SBI कार्ड्स, दोनों ही स्टॉक्स इस वक्त इस ग्रुप के दोनों डे हाई पर आके ट्रेड करते हैं। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। और निफ्टी बैंक आज और इनफैक्ट बाजार को संभालने में आई थिंक HDFC बैंक, उसके एनालिस्ट मीट, उसका आउटकम काफ़ी प्रभावशाली रहा। मयूरेश, आपका एक छोटा सा स्टेटमेंट और HDFC बैंक, और साथ ही साथ आपका इस वक्त का कन्विक्शन ट्रेड। मयूरेश। Afternoon, Vidu ji. Afternoon, Harshada ji. Afternoon, Anuj ji, and afternoon to everyone on the panel. तो आई थिंक जो एनालिस्ट मीट हुई थी कल, वहाँ से जो एक पॉजिटिव कमेंट्री आई थी मैनेजमेंट को लेके कि आप थोड़ा भरोसा रखें इन टर्म्स ऑफ हाउ द बैंक इज गोइंग टू गेट बैक ऑन इट्स ऑपरेटिंग मेट्रिक्स। जो 3-4 चीजें स्ट्रीट को पसंद नहीं आई थी, एक लोन ग्रोथ, आई थिंक दे शुड गेट बैक ऑन ट्रैक।
जैसे रेट कट्स का सिलसिला चालू हो जाएगा एट द सेकंड हाफ ऑफ दिस कैलेंडर ईयर, आई थिंक एचडीएफसी बैंक विद इट्स बेस और अभी जो सिनर्जीज बिल्डिंग होगी एचडीएफसी के साथ, इंक्लूडिंग द मॉर्गेज बुक, कॉस्ट और रेवेन्यू सिनर्जीज और एडवांसेस ग्रोथ यहाँ पे ठीक ठाक दिखनी चाहिए। दूसरा, आई थिंक डिपॉजिट ग्रोथ ऑल्सो शुड मूव इन अ कैलिब्रेटेड मैनर, और इसलिए आई थिंक जो एक बाजार को डर लगा बैठा है कि क्या डिपॉजिट्स वो प्रोपोर्शन में ग्रो होंगे एज फार एज एडवांसेस ग्रोथ इज कंसर्न एंड क्रेडिट डिपॉजिट रेशियोज का क्या होगा, मुझे लगता है आई थिंक एक पॉजिटिव उलझन शायद प्ले आउट अगले कुछ तिमाहियों में। कैन दैट गेट रिफ्लेक्टेड इन द इमीडिएट नेक्स्ट क्वार्टर? Q4 शायद सिमिलर रहे टू Q3, बट शायद एक अर्नेस्ट रिकवरी Q1 Q2 से स्टार्ट हो जाएगी और रेवेन्यूज और कॉस्ट सिनर्जीज जो एचडीएफसी के विलय के साथ बैलेंस शीट पे आने लग जाएंगे, कहीं ना कहीं आई थिंक एक स्टेबिलिटी जो चाहते हैं बैंक्स के साथ along with valuations which are now very very reasonable, मुझे लगता है एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो शायद एक कंसोलिडेशन फेज से जाए, but as it breaks through, as we see it at markets में a consolidation phase over the next few weeks, अच्छे बाइंग के विकल्प आ सकते हैं। जहाँ तक एक हमारा जो एक रणनीति है, आई थिंक ऑटोज इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू टू लाइक। आज थोड़े फंस पड़े हैं, पर मुझे लगता है एमएनएम के नंबर्स काफी शानदार आए थे। इफ यू रीड द कमेंट्री जो मैनेजमेंट ट्रांसक्रिप्ट में पढ़ रहा था, और कॉम्पिटिटर्स के जैसे नंबर्स आए थे, एसयूवी मार्केट शेयर इज एट 21%, जो नए लॉन्चेस आएंगे एमएनएम के ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, ये काफी शानदार रहने वाले हैं। ऑर्डर बैकलॉग है 2,26,000 ऑड यूनिट्स, कैपेसिटी इन्होंने डिलीवरी के रैंप अप किए तो ऑलमोस्ट 49,000 यूनिट्स अ मंथ। तो जितनी डिलीवरी रिक्वेस्ट आ रही हैं, ऑर्डर बैकलॉग ऑफ ऑलमोस्ट 50,000 अ मंथ, ये सफिशिएंटली सफाइस कर लेंगे। ऑन द ट्रैक्टर बिजनेस, मुझे लगता है जो 30 HP के नीचे के ट्रैक्टर्स, 3 ट्रैक्टर्स या अनाउंस या लॉन्च करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल। अजम्पशंस यही है कि ये मॉनसून साइकिल जो मई जून में होगा, ये नॉर्मलाइज्ड होगा, और अगर ये होता है तो एक बेस लो है यहाँ पे प्री बाइंग और अच्छे मॉनसून के साथ पोस्ट बाइंग भी फॉर द राबी सीजन विद लेस देन 30 HP वाले जो ट्रैक्टर्स होते हैं, इसमें जबरदस्त डिमांड आ सकती है एंड प्राइसिंग वुड बी इन देयर फेवर एज वेल। तो मुझे लगता है आई थिंक काफी कुछ चीजें हैं जो सिनर्जिस्टिक हो सकती है अर्निंग्स को देखे। अगर कोई गिरावट मिलती है तो ये स्टॉक बिल्कुल आपके वॉच लिस्ट पे होना चाहिए। बिल्कुल, एक्चुअली काम करते हैं, इसी पर बात करते हैं इस समय। पहले एचडीएफसी बैंक पर, एमएनएम आपका पसंदीदा स्टॉक, लेकिन उससे पहले बात हुई एचडीएफसी बैंक की, तो उस पर बात करते हैं। आज क्लियरली मार्केट का फोकस है एचडीएफसी बैंक पर। क्या फाइनली उन मीम्स ने काम कर दिया या फिर कुछ और है ये मामला? ऑब्वियसली वो एनालिस्ट मीट के बाद यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए फीडबैक मार्केट से। गुड आफ्टरनून। देखिए, गोल्डमैन सैक्स के साथ जब एचडीएफसी बैंक के टॉप मैनेजमेंट ने बात की और शशिधरन साहब ने जब ये खुलासा किया कि बहुत सारी चीज़ें बैंक के अंदर हो रही हैं, ये मर्जर की सिनर्जीज़ के बेनिफिट्स अभी भी आना बाकी हैं, तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा धीरज रखना चाहिए। जहाँ तक कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर की बात है, जो मर्जर के बाद बहुत सारे बॉन्ड्स हैं वो मैच्योर हो रहे हैं, उनका रीपेमेंट आ रहा है, बैंक की लिक्विडिटी टाइट है, ये इन्होंने एक्नॉलेज किया। लेकिन महंगे डिपॉजिट्स के पीछे एचडीएफसी बैंक नहीं भागेगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस रहेगा और मार्जिन्स पे फोकस रहेगा। ऑब्वियसली जो लिक्विडिटी टू क्रेडिट रेशियो है वो काफ़ी ऊपर हो गया है एचडीएफसी बैंक का, जिसके कारण आप देखेंगे कि मार्जिन्स पे असर होती हुई नज़र पड़ी है। लेकिन मीडियम टर्म में एचडीएफसी बैंक कॉन्फिडेंट है कि यहाँ वो बहुत जल्द जो है लो कॉस्ट डिपॉजिट से और लिक्विडिटी रेशियो जो है वो मैनेज करके आगे की जो प्रॉफिट और ईपीएस ग्रोथ है वो मैनेज करेंगे। जहाँ तक कि आगे के ग्रोथ प्लान का सवाल है एचडीएफसी बैंक का, उनको लगता है कि फाइनेंशियल स्थिरता और जो प्रॉफिट ग्रोथ है यहाँ फोकस रहेगा, और डिपॉजिट ग्रोथ में कमी के कारण लोन ग्रोथ पे असर पड़ सकता है। लेकिन आगे जाके इनको लगता है कि जो लोन ग्रोथ है वो आगे काफ़ी मजबूत रहने वाली है, और जो डिपॉजिट्स है उस पर भी कहीं ना कहीं फोकस करेंगे, लेकिन महंगी डिपॉजिट्स पे फोकस नहीं करेंगे। और क्लियरली तिमाही दर तिमाही एचडीएफसी बैंक के नतीजे ना देखें, मीडियम टर्म में एक बार मर्जर की सिनर्जीज आएंगी तो शायद इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड मिलेगा, और इसी कारण से शायद आज शेयर में आपने 2-2.5% का गेन देखा है, और आज निफ्टी का टॉप कंट्रीब्यूटर भी एचडीएफसी बैंक बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत तगड़े मूव्स देखने को मिले हैं। शुक्रिया यतिन इस रिकैप के लिए। मुझे लगा कुछ और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आएंगी, लेकिन फिलहाल सिटी की आई है। आई थिंक कुछ और डोमेस्टिक ब्रोकर्स से भी बातचीत करने वाले हैं आज। हाँ, वो होने वाली है। लेकिन क्या है कि मतलब ये जो गोल्डमैन सैक्स के साथ बातचीत हुई थी वो यूट्यूब पे एचडीएफसी बैंक ने इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल करवाई थी, तो उसके टेकअवेज का कंपाइलेशन बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने बनाया। सिटी ने ऑब्वियसली यहाँ खरीदारी की सलाह दी है, उनका टारगेट है 2050,
और गोल्डमैन की भी बाई रेटिंग है एचडीएफसी बैंक पे। चलो, तो ये इनफैक्ट स्टॉक पर राय होगी। लेकिन अनुज, एक चीज आपने भी नोटिस की होगी, ऐसा उन्होंने नया कुछ नहीं कहा है जो शायद मार्केट नहीं जानता था, लेकिन उसके बावजूद ये रिएक्शन, तो ये रिएक्शन पहले क्यों नहीं आया और आज क्यों? मार्केट में कई बार ऐसा होता है। इनफैक्ट जब सबसे पहली बार जब ये स्टॉक गिरा था तब भी उन्होंने कुछ ऐसा नया नहीं कहा था जो उन्होंने जब एमडी बनते ही नहीं कह दिया था। उन्होंने कहा था कि पहले 2-3 क्वार्टर टफ रहने वाले हैं और मर्जर का इम्पैक्ट कॉस्ट पे रहने वाला है और लेगेसी डिपॉजिट्स जो हैं इनका जो मतलब एक इम्पैक्ट आएगा ऑब्वियसली बैंक के नंबर्स पर, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, जिस दिन एचडीएफसी बैंक का मर्जर अनाउंस हुआ था उस दिन स्टॉक 10% भागे थे। उस दिन के मार्केट को नहीं पता था कि ये जब मर्जर होगा तो वो टेक्निकली एचडीएफसी बैंक के लिए एक तरीके से नियर टर्म में नेगेटिव होगा। एचडीएफसी का भागना समझ में आता था, एचडीएफसी बैंक क्यों भागा था, अब वो आप कह सकते हैं कि मर्जर रेशो था। तो ये क्या होता है ना, मार्केट में बहुत कुछ सेंटिमेंट पर डिपेंड करता है। अभी मार्केट का सेंटिमेंट एक ऐसा हो गया जिसमें अब मार्केट को ये लग रहा है कि अब फाइनली कुछ भी चीज़ जो है उसको आप वैल्यूएशन के हिसाब से और एक पर्टिकुलर लेवल पर आपको वो चीज़ अच्छी लगती है। तो इसके लिए तो बिल्कुल जो आपने बात कही, मुझे इसीलिए आज की रैली ज़्यादा अच्छी लगी है। आज की रैली इस बेसिस पर नहीं आई कि शशिधर जगदीशन साहब को लगा कि नहीं मार्केट ने बहुत पनिश कर दिया, मुझे डैमेज कंट्रोल की ज़रूरत है। एक होता है कि आप बोलते हैं कि डैमेज कंट्रोल है, इसके लिए आप रैली होती है। ये डैमेज कंट्रोल वाली रैली नहीं है, ये वो रैली है जिसमें आप वो रीअफर्म कर रहे हैं कि नहीं मेरा ये व्यू था और मेरा यही व्यू है, और ना मैं चेस करूंगा हाई कॉस्ट डिपॉजिट, ना मैं कंप्रोमाइज़ करूंगा ताकि कल को कहीं पेटीएम जैसा इशू ना हो जाए, तो मैं वो भी नहीं कंप्रोमाइज़ करूंगा। मैं अपना ये सब जो अपना एक स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन रखूंगा। आपको ज़रूरत है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखने की और थोड़ा लॉन्ग रोप देने की। उन्होंने ये सब बातें कही, उसके बाद स्टॉक चला। तो ऑब्वियसली काफ़ी कुछ मतलब मार्केट है, इसमें ये सब ना मूड माहौल जो है ना चेंज होता रहता है, सेंटिमेंट उस हिसाब से चेंज होता रहता है। प्लस हो सकता है आज किसी एक एफआईआई को लगाओ, इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें एक या दो बड़े एफआईआई को ज़रूरत है कि एक बड़ा चेक लिख दीजिए। अब जैसे पिछले कुछ दिनों से जीक्यूजी बेच रहा था यहाँ पर, ठीक है ना, पहले हमें पता था कि कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था एचडीएफसी बैंक में। हो सकता है कि किसी एक एफआईआई को लगाओ कि यार मार्केट देखिए 12 महीने का चार्ट दिखा रहे हैं, आप एचडीएफसी बैंक 12% नीचे है, इस बीच में निफ्टी 25-30% भाग गया, एसबीआई जैसा स्टॉक ऑब्वियसली अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है वो इतना भाग गया, येस बैंक जैसा स्टॉक इस बीच में 40% भाग गया, तो एचडीएफसी बैंक क्या बुरा है इस प्राइस में। तो कई बार ना ये चीज़ें आप इस तरीके से डिसीजन लेते हैं कि ठीक है सब कुछ हो गया, लेकिन अब बियॉन्ड अ पॉइंट एक कोर पोर्टफोलियो का भी हिस्सा होता है ना, तो वो बेसिकली मार्केट ये करने के लिए तैयार है यहाँ पर। तो ये इनफैक्ट बेसिकली कोई फेदर्स रफल नहीं हुए और जो उनका स्टैंड है और जो कॉन्फिडेंस स्टैंड है वो बरकरार रहा, इसीलिए वो स्टॉक आज ऑफ कोर्स रैली दिखा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगला लेवल क्या रहेगा, क्योंकि पोजीशंस आने लगी हैं एंड आई एम श्योर आप लोगों के बीच में भी चर्चा हो रही होगी कि इसमें और तेजी करनी है या नहीं। प्रशांत, टेक्निकली बताइए, आज का ये मूव थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जता जरूर रहा है, अब चार्ट पर किन लेवल्स तक ले जाएगा? तो हर्षा जी, एचडीएफसी बैंक में एक चीज तो काफी क्लियर थी कि बेस फॉर्मेशन की कोशिश काफी वक्त से हो रही थी। आज एक स्टेटमेंट बन रही है, स्टेटमेंट ये है कि 20 दिनों के एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है, वॉल्यूम बैक मूव है। तो एक जो गैप है यहाँ पे करीबन 1537 से लेके 1510, तो मुझे लग रहा है ये गैप फिल हो सकती है। तो पोजिशनली हम 1500-1510 का टारगेट मान के चल सकते हैं, और मैं जो इसके लिए स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा वो होगा 1410 का 1410। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये मुझे सस्टेन करके उस गैप तक जाना चाहिए, बट क्या वो गैप फिल होगा या वहां से रेजिस्टेंस मिलेगा ये आगे देखना होगा। यहाँ पर क्लियरली अगले टारगेट्स 1500 1510 के आसपास आ रहे हैं। एचडीएफसी पर मयूरेश, आपने ऑफ कोर्स एक बहुत कॉन्फिडेंट कॉल दिया है, लेकिन बाकी बैंकों को भी दरअसल ये पूरा सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए हमने देखा है वो 400 पॉइंट प्लस तक की तेजी देखने को मिली है। अब कॉन्सेंट्रेटेड तौर पर ज्यादा तेजी आप एचडीएफसी बैंक में ही करना चाहेंगे या फिर जो फॉलो थ्रू बाकियों में भी आया है उसमें भी कुछ मौका लें? नहीं, थोड़ा स्प्रेड आउट करना चाहिए अर्षदा जी। तो मुझे लगता है आई थिंक एचडीएफसी बैंक शायद एक कंसोलिडेशन फेज में ही रहे, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था और जैसे मैनेजमेंट की कमेंट्री भी लग रही है रीड बिटवीन द लाइंस की Q4 भी शायद Q3 के ट्रैक पे रहे और रिकवरी शायद Q1 Q2 से आने लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज से गुजरेगा। बट आई थिंक दूसरे जो बैंक्स हैं, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक इज एन एग्जांपल, ये बहुत कुछ चला नहीं है, नंबर्स ठीक ठाक थे, जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के चल रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ भी इज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ लोन ग्रोथ, यानी डबल डिजिट लोन ग्रोथ, प्रोविजन कवरेज ठीक ठाक है। अगर आप कॉस्ट टू इनकम रेशियोज देख रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के भी काफी मैनेजेबल है, एज वेल एज एसेट क्वालिटी।
तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो कोर पैरामीटर्स हैं बैंकिंग आईसीआईसीआई बैंक को लेके कंपेयर टू द बैंकिंग इंडस्ट्री एज अ होल आई थिंक डिसेंट है. So within large caps, even ICICI Bank can have a look. Axis, as I've always maintained in our portfolios, we are carrying that in our global portfolios अभी भी. और मजौले बैंकों से I think करूर वैश्य बैंक as an example, I think very good set of numbers. तो मुझे लगता है अगर ये numbers continue हो तो शायद ये स्टॉक में जो एक मोमेंटम दिखाती है बरकरार रह सकता है. ओके, चलिए अब एक काम करते हैं. आपकी स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाई देगी आपको. लक्ष्मण जी के पास चलते हैं. याद होगा आपको एथेनॉल के मुद्दे पर एक फ़ैसला लिया गया था जब शुगर केन जूस को का एक कोटा सेट कर दिया गया था. उसको एथेनॉल बनाने के लिए कितना यूज़ किया जा सकता है. उसके बाद काफ़ी बड़ी हमने डी रेटिंग देखी थी एक शुगर कंपनीज में. अब लक्ष्मण जी के हिसाब से एक यहाँ पर कैबिनेट सचिव की अगुवाई में एक बैठक हो रही है. लक्ष्मण जी के पास चलते हैं. लक्ष्मण जी बताइए क्या है पूरा मामला और ये समीक्षा का मतलब क्या है कि ये बढ़ाया जाएगा या घटाया भी जा सकता है, या मतलब पॉजिटिव न्यूज़ की एक्सपेक्टेशन करें या नेगेटिव न्यूज़ की एक्सपेक्टेशन करें. देखिए, घटने की संभावना तो मुझे नहीं दिख रही है. या तो यथास्थिति रखें या फिर कोटा बढ़ाया जा सकता है. तो बहुत हद तक पॉजिटिव न्यूज़ की उम्मीद रखनी चाहिए. खैर, लेकिन जो खबर है वो आपको तथ्य बता देता हूं. तथ्य ये है कि जो आपने जिक्र किया कि एथेनॉल को लेकर सरकार ने कोटा तय किया था. पहले तो सरकार ने ये कहा था कि बी हैवी मोलासेस से आपको एथेनॉल बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी. फिर कोटा तय किया गया. ये सारा कुछ था दिसंबर के पहले हफ्ते का. अब सरकार के पास चीनी उत्पादन के आंकड़े की तस्वीर काफी साफ होती दिख रही है. अब उन आंकड़ों के आधार पर इस फैसले की समीक्षा की जाएगी कि कोटा को अभी रहने दिया जाए, कि कोटा हटाने की जरूरत आ पड़ी है, या फिर कोटा को बढ़ाया जा सकता है. और इसके लिए इसी हफ्ते बहुत हद तक संभावना है कि गुरुवार को, लेकिन इसी हफ्ते कैबिनेट सचिव की अगुवाई में, कैबिनेट सचिव जो कि सारे अधिकारियों के एक सबसे मुखिया होते हैं कह सकते हैं, उनकी अगुवाई में एक बैठक होने जा रही है. इस बैठक में फूड मिनिस्ट्री जो पूरे शुगर सेक्टर की नोडल मिनिस्ट्री है उसके सचिव होंगे, उनके वरिष्ठ अधिकारी होंगे, महंगाई पर नजर रखने वाले जो अधिकारी हैं वो भी उसमें होंगे. और इस बैठक में समीक्षा की जाए कि शुगर केन जूस से, बी हैवी मोलासेस से जो एथेनॉल बनाने का फैसला, बनाने पर जो कोटा तय करने का फैसला लिया गया था उसका क्या करना है. तो वहां पे आंकड़े पेश किए जाएंगे चीनी उत्पादन के. उन आंकड़ों के आधार पर तय किया जाए कि आखिर इसका क्या करना है. ये महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन जगहों से अब तक असमंजस की स्थिति थी कि वहां पे चीनी का उत्पादन क्या होगा. तो वो अब तस्वीर काफी हद तक साफ हो रही है. लगातार इंडस्ट्री भी दबाव बना रही थी कि आप इस कोटा सिस्टम को खत्म करिए या फिर ज्यादा इजाजत दीजिए. तो मुझे लगता है कि इस तरफ एक बड़ा कदम है. इस बैठक के बाद जो फैसला लिया जाएगा उसके आधार से फिर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. तो संभावनाएं दो हैं. एक संभावना यह है कि यथास्थिति बरकरार रखा जाए, कुछ दिन और वेट एंड वॉच किया जाए. दूसरी संभावना यह है कि थोड़ी सी राहत दे दी जाए. यथास्थिति के पक्ष में जो दलील है वो ये है कि इंडस्ट्री का अनुमान है कि 320 लाख टन चीनी का उत्पादन होगा. केन कमिश्नर का अनुमान है कि 317 लाख टन चीनी का उत्पादन होगा, जो कंफर्ट जोन में है. लेकिन सरकार बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से चलना चाहती है. 310 लाख टन का उत्पादन का अनुमान लेकर चल रही है. तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे मैं साफ साफ नहीं कह सकता कि कोटा हटा दिया जाएगा फिर कोटा बढ़ा दिया जाएगा. लेकिन हाँ, ये समीक्षा किया जाना अपने आप में पॉजिटिव बात है. किया जाना अपने आप में एक पॉजिटिव बात है. लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए. मयूरेश, क्या व्यू रहेगा आपका बलरामपुर चीनी पर, अगर आपने ट्रैक किया इसको तो? बिल्कुल. और जैसे आई थिंक डिस्टिलरी या एथेनॉल के इनके जो ऑपरेशन है इसमें एक सिग्निफिकेंट केपेक्स किया है और एक्सपेक्टेशन यही है, जैसे मैनेजमेंट कह रहे थे आपके चैनल पे जब आपने इंटरव्यू लिया था अनुज जी सम वीक्स बैक आफ्टर द फर्स्ट सेट ऑफ न्यूज ब्रोक आउट, कि शायद Q3 और Q4 के आंकड़ों में दिक्कत रह सकती है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, जो गवर्नमेंट का बैन आया है फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन. बट मेरे हिसाब से आई थिंक दिस पॉलिसी शुड गेट रिवर्स्ड एज सून एज द जनरल इलेक्शंस गेट ओवर. तो अगर ये गुरुवार या हफ्ते नहीं भी होती तो जून जुलाई तक आई थिंक द पॉलिसी शुड गेट रिवर्स. और अगर ये पॉलिसी रिवर्स होती है तो आई थिंक जो नंबर्स फ्लो इन होने चालू हो जाएंगे वापस कैन बी सिग्निफिकेंटली बेटर. तो स्ट्रीट विल एडजस्ट इन टर्म्स एंड हैज ऑलरेडी एडजस्टेड इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन फॉर अ लॉट ऑफ दीस स्टॉक्स. कोई स्ट्रक्चरल डैमेज मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री को होगा. आई थिंक द पॉलिसी विल गेट चेंज और अगर पॉलिसी चेंज होती है तो अर्निंग्स शुड कम बैक ऑन ट्रैक फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इटसेल्फ. तो बिल्कुल आई थिंक बलरामपुर जिसकी डिस्टिलरी कैपेसिटी अच्छी खासी बढ़ चुकी है, आई थिंक दे आर एक्सपेक्टिंग टू प्रोड्यूस अराउंड 15 to 16 करोड़ लीटर्स एथेनॉल के हिसाब से थ्रू द बी हैवी रूट, जहाँ पे प्राइस रियलाइजेशंस भी बढ़े हैं. 57 या 58 रुपए प्रति लीटर हो चुके हैं. एक सिग्निफिकेंट रिकवरी भी आई है और वेस्टेज भी अराउंड 10% को रिस्ट्रिक्ट हो चुका है. तो शायद एक अच्छा मौका हो बलरामपुर, धामपुर और प्राज जैसे स्टॉक्स में. अच्छा, ये जब न्यूज़ आई थी तब बलरामपुर 465-70 हुआ करता था.
फिर उसमें करेक्शन आई थी वन वे, और उसके बाद से रिकवरी नहीं कर पाया था ये। अब अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये मुझे लग रहा था कि उस समय मेरा व्यू यही था कि ये बेसिकली सिर्फ एक इलेक्शंस को लेकर एक व्यू लिया गया था, और एक बार इलेक्शंस खत्म होंगे उसके बाद शायद इसको मतलब रिवर्स भी किया जा सकता है, उसमें मुझे हैरानी नहीं होगी। और देखते हैं आज, लेकिन अभी तो उबर नहीं पाया स्टॉक उस खबर से। अच्छा, कल भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आई थी, कल चला स्टॉक, लेकिन आज भी फुस पड़ गया, तो उतना मतलब पता नहीं मार्केट को थोड़ा फॉलो थ्रू नहीं दिख रहा, फॉलो थ्रू नहीं देखा, हाँ। आज भी फॉलो थ्रू नहीं देखा, जबकि आज तो बैंक से बाहर आया था, तो फॉलो थ्रू नहीं देखा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन हाँ एटलीस्ट जैसे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि समीक्षा हो रही है, ये भी अपने आप में पॉजिटिव। आई थिंक बस कहने की देरी थी कि स्टॉक रिएक्ट नहीं कर रहा है, हल्का हल्का ऊपर आ रहा है, लेकिन अब इस पर्टिकुलर खबर पर जितनी तेजी से टूटा था उतना तेज रिएक्शन नहीं देखने को मिला होगा ना जब रिवर्स हो जाएगा। एक्चुअली रिवर्स हो जाएगा, तो उसका शायद बाजार इंतजार करना चाहेगा। देखते हैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आगे बनेगी या नहीं। बलरामपुर वैसे कैसे प्लेस्ड है मानस? कल का एक्शन एक तरफ, लेकिन आज उसके बाद फॉलो थ्रू नदारत है। बिल्कुल, देखिए स्टॉक कोशिश कर रहा है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने के लिए, तो अगर ये कामयाब होता है और एक बार 386 के ऊपर की क्लोजिंग आती है, तो फिर मेरे ख्याल से फिर तो 400-405 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो अगर लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए, आज का लो इंपॉर्टेंट है। देखिए 374 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आपको उसके नीचे ही स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, लेकिन ऊपर की तरफ पोटेंशियल 20 रुपए का दिखता है, इसलिए पोजीशन में बने रहिए 374 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, बलराम पुचीनी 384.70 डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। और अगर मैं थोड़ा सा इस खबर से बाहर निकलूं और एक बार निफ्टी बैंक पे फोकस करूं, तो निफ्टी बैंक एक बार फिर से डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। इट्स 47,020, 47,020। और अगर आप रीसेंट स्विंग में कंट्रीब्यूशन देखें, एक बार आप एक्सिस बैंक रखिएगा स्क्रीन पे। एक्सिस बैंक एट डे हाई अपना मॉर्निंग स्विंग हाई 130 का क्रॉस करता हुआ। रचना जी, एक बार एक्सिस बैंक पे टेक दीजिएगा अपना। निफ्टी बैंक एट डे हाई, एक्सिस बैंक आल्सो एट डे हाई। जी, एक्सिस बैंक इज डेफिनेटली पॉजिटिव एट दिस पॉइंट इन टाइम, और काफी स्ट्रॉन्ग बार बनाया उसने आज सुबह से, और यहाँ ऊपर अभी रेजिस्टेंस दूर है, करीब करीब 1105 पे पहला रेजिस्टेंस आता है। तो यहाँ से 15 रुपए जितनी मूवमेंट अभी भी बहुत 15-17 रुपए जितनी मूवमेंट बहुत क्लियरली पॉसिबल है। तो यहाँ पे लॉन्ग अगर किसी का है तो बने रहना चाहिए, और एक एसएल होना चाहिए तो 1080 पे होना चाहिए। जी हाँ, तो ये थी HDFC बैंक पर, ये एक्सिस बैंक पर व्यू। मीनवेल अनुज, HDFC बैंक का इम्पैक्ट देखिए और आप इस वक्त निफ्टी बैंक को देखिए, 47,020 की ट्रैजेक्टरी। अब अनुज, क्या HDFC बैंक ने फाइनल मैसेज दे दिया है कि मैं आपको जिस क्लस्टर में लेके आया था उस क्लस्टर से मैं ही आपको निकालूंगा? अब HDFC बैंक अबाउट 20 डे में। बिल्कुल वीरू जी, पिछली बार जब हम निफ्टी पर 22,126 पर थे, तब मतलब पिछले नॉट दिस स्विंग में, उससे पिछले स्विंग में जब गए थे हम, उस समय ऑल टाइम हाई पर 22,124 पर, तब बैंक निफ्टी करीब करीब 48,600 पे था, ठीक है ना। और अब 46,600, यही हम डिस्कस कर रहे थे कि क्लोज होना ज़रूरी है 46,800 के ऊपर। अब तक हमारी स्ट्रैटेजी क्या रही है कि निफ्टी पर फोकस करें, बैंक निफ्टी पर नहीं। आज की क्लोज अगर 46,800, 46,900 के ऊपर हो गई, बाई चांस अगर 47,000 के ऊपर होगी, तो खैर तो बिल्कुल ही मार्केट के लिए बहुत शानदार क्लोज होगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया ना, तो कल से फिर मैं थोड़ा सा फोकस उल्टा बैंक निफ्टी पर ज़्यादा करूँगा, क्योंकि यही आपको करना है। अब एक यही इंडेक्स है जो नहीं चला है, बाकी सारे इंडेक्स चल चुके हैं, सिर्फ एक यही तो नहीं चला है। तो अब अगर ये चलने को तैयार है, देखिए वो 28/12/2023 को उसका पिछला 52 वीक हाई था, और वहाँ से कितना नीचे, तो फिर मेरे ख्याल से चलने को तैयार होगा। बस क्लोजिंग अभी भी खैर 1 घंटा बाकी है। अच्छा, फिन निफ्टी पर भी नज़र रखें, फिन निफ्टी की भी आज एक्सपायरी है, वो भी अब आप देखिए 20,760 के करीब है। मेरे ख्याल से आज थोड़ा सा वो भी सरप्राइज करने के मूड में है, लेकिन एक्सेस स्ट्रॉन्ग है ऑब्वियसली। अच्छा, आज कोटक में भी पॉजिटिविटी आई है। आज मार्केट ने एक और चीज़ का फ़ायदा उठाया है कि वो जो कोटक में कल मैनेजमेंट का चेंजेस आया है, मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसको मार्केट ने एक पॉजिटिवली लिया है। मार्केट जब वो एक आउटसाइडर CEO आया था, तो मार्केट को कहा था पता नहीं ये अब शायद कोटक में स्लो ग्रोथ फेज ना आ जाए, लेकिन अब क्योंकि एक जो नॉन फेसेस है मार्केट के, एक तरीके से कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एक ऑलमोस्ट बैकडोर एंट्री टाइप हो गया ये, लेकिन जो भी है उसका भी एक फ़ायदा मिला है कोटक महिंद्रा बैंक को, बैंक निफ्टी को। तो आज बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक चले, प्लस ICICI बैंक लाइफ हाई लगाने को तैयार है। तो अब मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी पर फोकस किया जा सकता है यहाँ से।
करें तो वहाँ पर भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पोजीशनिंग देखने को मिल सकती है। अच्छा, क्योंकि हम निफ्टी बैंक और बैंकों की बात करें, फिनटेक्स की भी बात यहीं पर कर लेते हैं, क्योंकि अगले हफ्ते फिनटेक सेक्टर के साथ दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की बैठक होने वाली है। ऑफ कोर्स ये पेटीएम के पूरे फियास्को के बाद ये बैठक और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सिर्फ पेटीएम ही नहीं, दूसरे कुछ ट्रांजैक्शंस, पेटीएम पेमेंट बैंक ही नहीं, दूसरे कुछ ट्रांजैक्शंस पर भी आरबीआई थोड़ी सी सख्ती अपना रहा है। लक्ष्मण, कौन कौन बैठक का हिस्सा बनेंगे, क्या एजेंडा रहेगा, कुछ जानकारी हाथ लगी है? जी बिल्कुल, दरअसल ये जो बैठक होने जा रही है अगले हफ्ते, उसका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ये है कि फिनटेक सेक्टर का भरोसा जीतना, एक बार फिर से भरोसा दिलाना कि पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ रिजर्व बैंक ने जो कार्रवाई की है वो सिर्फ एक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई है। फिनटेक सेक्टर को लेकर सरकार के मन में कोई दुविधा नहीं है। सरकार हो या फिर रेगुलेटर है, फिनटेक सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है और जिस तरीके के सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनमें फिनटेक सेक्टर की भूमिका काफी अहम रहने वाली है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। इस बैठक का मोटा मोटी लब्बो लुआब ये है, और ये जो बैठक होने जा रही है इसकी अध्यक्षता खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन करेंगी। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर यहाँ पे रहेंगे, फिनटेक सेक्टर के दिग्गज रहेंगे, जिसमें पेटीएम के भी फाउंडर के होने की यहाँ पे संभावना जताई जा रही है। और इस बैठक में दरअसल जो भी पेटीएम के साथ हुआ उसका भी जिक्र यहाँ पे उठेगा और ये एक तरह से नसीहत देते हुए सरकार दिखेगी कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा करिए, हमारा सहयोग रहेगा, लेकिन कंप्लायंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा और जो सब ग्रे एरिया है उसमें किस तरह से बदलाव करना चाहिए, नियमों में क्या कोई बदलाव की जरूरत है, ये सुझाव फिनटेक की तरफ से आएगा। और उसके बाद मुझे लगता है कि आगे का एक रोड मैप आता हुआ दिखेगा इस बैठक के बाद कि सरकार क्या फिनटेक के लिए खास अलग से कानून लाएगी, मौजूदा नियमों में बदलाव करेगी या फिर किस तरह से भरोसा ज्यादा कायम करना चाहेगी। ये इस पूरे बैठक से निकल कर आने वाली बात होगी जिस पर सबकी नजरें रहेंगी। जी हाँ, तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है एफएम और फिनटेक कंपनियों की बैठक। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी खबर को समझाने के लिए, बताने के लिए। हालांकि पेटीएम आपकी स्क्रीन पे एक बार आएगा, इट्स 376.25, स्टिल एन अप एंड फ्रीज, करीब 5% के अभी ट्रेड करता हुआ। अच्छा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस वक्त याद रखिएगा, इट्स बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी अब 47,051 पे, और जरा HDFC बैंक लेके आइएगा आप स्क्रीन पे। मेरे ख्याल से अगर बाजार में इस वक्त कोई भी चीज़ देखें तो I think it's HDFC Bank. It's 1450, well above 20 DEMA. एक बार हल्का सा इसकी 1500 की कॉल और 1480 की कॉल स्क्रीन पे रखिएगा। मानस, आपको जो इसमें ऑप्शंस पे थोड़ी हरकत नजर आ रही है। मैं आई थिंक सुबह इसकी 1500 की कॉल देखा था, वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। कोई ऑप्शन रेट आपके जहन में आ रहा है HDFC बैंक को लेकर? बिल्कुल, देखिए अब स्टॉक ने अपने 20-डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। आई थिंक यहाँ से भी करीब 40-50 रुपए का आपको देखने को मिलेगा, और अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो एट द मनी कॉल ऑप्शन पे ही ध्यान है। 1450 का कॉल ऑप्शन जो 23 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 14 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन इस ऑप्शन में आई थिंक 50 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, बैंक 1451 पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। अनुज, मेरे स्क्रीन पे इस वक्त एक बाजार एक तरफ और दूसरी तरफ सिर्फ बाजार, ऑप्शन की शीट में और फ्यूचर्स की शीट में इट्स ओनली इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक। बिल्कुल वीरू, मैं लग रहा है मतलब आज अच्छा अनुज, इसमें भी शॉर्ट कवरिंग भी बाकी है सब्सटेंशियल। मैं वही उसी पे आ रहा था बिल्कुल, और मैं तो एक चीज़ देख रहा था फिन निफ्टी की, मैं 20,750 की कॉल देख रहा था। वो जब हमने शो स्टार्ट किया था तो करीब करीब 9 रुपये पे थी और वो अभी 40 रुपये होकर आई। तो क्लियरली एक यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग का एंगल है, और यही हम डिस्कस कर रहे थे वीरू कि अभी तो अगर यहाँ पर एक मूव आना शुरू होगा बैंक निफ्टी में तो वो इतनी आसानी से रुकेगा नहीं, क्योंकि इतने मेरे ख्याल से 2.5-3 महीने का पेन है ये बैंक निफ्टी में, जो अब मार्केट उसको पलटने की कोशिश कर रहा है। 47,032, ये अगर ये ऐसे चलता रहा तो शायद आज ही 47,200 लगा दे, उसमें भी हैरानी नहीं होनी चाहिए आपको। अब एक चीज़ कंफर्टेबली 46,800 के ऊपर आके टिक गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। पावर कंपनीज, यहाँ पर जोरदार एक्शन है इस साल। सबसे ज़्यादा रिटर्न्स पावर सेक्टर ने ही दिए हैं। क्यों हैं इस समय जोश पावर स्टॉक्स में? यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। देखिए, चाहे वो सरकारी पावर कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, सभी के सभी ने बहुत अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को कमा के दिए हैं। सबसे पहले अगर हम ईयर टू डेट रिटर्न्स की बात करें तो NHPC जैसे शेयर, जहां सरकार ने अभी अभी OFS किया है, शेयर 50% ऊपर है। पावर ग्रिड, अदानी ग्रीन, JSW एनर्जी जैसे स्टॉक्स में भी आपने 22-25% के आसपास के रिटर्न्स देखे हैं।
और टाटा पावर और एनटीपीसी जैसी बड़ी कंपनियों में भी आपने 10 से 15% के बीच के रिटर्न्स देखे हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बहुत सिंपल है कि जो पावर डिमांड है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है। अगर हम बात करें पावर डिमांड ग्रोथ की तो 9% से ग्रो हो रही है, अगर आप पिछले 3 साल का कैलेंडर ईयर्स का डेटा देख लें। और FY24 में अभी तक आपको दिखेगा कि लगभग 7% की ग्रोथ आती हुई दिखाई पड़ी है। समर का पीक सीजन अभी भी बाकी है जहां पावर डिमांड पिकअप होती है, लेकिन अभी तक 7% का आसपास का आपने ओवरऑल पावर डिमांड को ग्रो होते हुए दिखा है। अगर हम एनटीपीसी और पावर ग्रिड जैसी कंपनीज की बात करें तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ये लोग लगा रहे हैं। एनटीपीसी की बात करें तो हर साल 2500 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट और लगभग 7-8 हज़ार मेगावाट ये कुल मिला के रिन्यूएबल पावर के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने वाले हैं और उसको ऑनलाइन करने वाले हैं। पावर ग्रिड की बात करें तो स्टॉक 4% डिविडेंड यील्ड पे अवेलेबल है। और अगर हम Q3 की ही बात करें, पिछले क्वार्टर की बात करें तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स इनको हाथ लगे हैं। ओवरऑल अगर हम रिन्यूएबल पावर की बात करें तो यहाँ भी आप देखेंगे कि PLFs में बढ़ोतरी आ रही है। थर्मल प्लांट लोड फैक्टर भी बढ़ रहा है क्योंकि कोल अवेलेबिलिटी जो है, कोल इंडिया से जो आती है और जो इंपोर्ट होता है कोल, यहाँ भी अवेलेबिलिटी बढ़ी है जिसके कारण लोड फैक्टर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। और सबसे अचरज की बात यह है कि साउथ के जो स्टेट्स हैं यहाँ सबसे ज़्यादा आपको पावर डिमांड ग्रोथ होती हुई दिखाई पड़ रही है। फॉर एग्जांपल कर्नाटका की बात करें तो लगभग 30% का पावर डिमांड ग्रोथ यहाँ साल दर साल बेसिस पे देखा गया है। इसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन सभी स्टेट्स में भी आपने डबल डिजिट पावर डिमांड ग्रोथ आती हुई देखी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप यतिन। मयूरेश, आपके रेडार पर है कोई पावर स्टॉक? तो एनटीपीसी, पावर ग्रिड जिनके पास है बिल्कुल बने रहने चाहिए। अगर डिक्लाइंस पे टॉरेंट पावर एज एन एग्जांपल मिलता है क्योंकि अच्छा खासा चल चुका है। इसमें एक ही ट्रिगर बाकी है, इनका जो एक डीजेन यूनिट है जो इंपोर्टेड एलएनजी पे चलता है 1200 मेगावाट का, इसमें अभी तक कोई पीपीए नहीं साइन हुआ है। और जैसे मोटा भाई कह रहे थे, पावर डिमांड समर में एक्सपोनेंशियली ग्रो होने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक देयर इज एवरी होप कि अगर ये 1200 मेगावाट का पीपीए साइन होता है विद इंपोर्टेड एलएनजी, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो करार किया है एलएनजी के लिए कटार के साथ, दो सप्लाई स्टार्ट्स कमिंग थ्रू ऑन अ मोर कंसिस्टेंट बेसिस, शायद एक पीपीए हो जाए फॉर टॉरेंट पावर। और अगर ये होता है तो इनकी जो एक पूरी की पूरी आई थिंक वैल्यू सिस्टम है पावर में, जनरेशन में भी है, ट्रांसमिशन में भी है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी है और फ्रेंचाइज यूनिट्स भी है। नंबर आई थिंक ठीक ठाक आने चाहिए और देयर शुड बी अ रिकवरी इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स एंड ओवरऑल रियलाइजेशन ग्रोथ एज वेल, इंक्लूडिंग रिन्यूएबल्स। तो इनके पास जो रिन्यूएबल्स के प्लांट लोड फैक्टर है वहाँ भी बढ़ना चाहिए। तो अगर ओके, बाय द वे एक बार जरा आप बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन दिखा दीजिए मुझे, क्योंकि अब हम होल्ड कर रहे हैं 47,000 को, मतलब फॉरगेट 46,800, इवन 47,000 को अब हम होल्ड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है मार्केट के लिए। और सबसे ऊपर तो खैर HDFC बैंक है 354 पॉइंट। अब यही है ना सारा मामला। मैं अभी भी, लेकिन देखिए ये अपनी जगह है, लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगा कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी का कंपोजिशन रिवर्क करने की ज़रूरत है। एक इतना स्क्यू नहीं हो सकता, इतना स्क्यू नहीं हो सकता ना कि एक दिन डिसाइड हो गया कि HDFC बैंक अगर 2, और ऐसा भी नहीं कि HDFC बैंक 10% ऊपर है, HDFC बैंक 2.5% ऊपर है, ठीक है ना। 2.5% ऊपर या 2.5% नीचे पे जब गिर रहा था तो भी ऐसे ही गिरता था, 2-2.5% ही गिरता था, उसी में ये इतना इम्पैक्ट ला देता था मार्केट के ऊपर। तो इतना स्क्यू एक इंडेक्स को नहीं होना चाहिए, स्पेशली जब आप इंडेक्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, इंडेक्स ट्रेडर्स की बात करते हैं। अगेन, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसका फ़ायदा उठाना भी आपको आना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि तो इतना स्क्यू है बैंक निफ्टी में, कैसे ट्रेड करें। आपको पता है स्क्यू, आज सुबह हमने क्या एक डिस्कशन किया था बैंक निफ्टी के उसमें कि HDFC बैंक पे नज़र रखें आज, और HDFC बैंक ने जैसे ही वो साइन दिया ना, एक ट्रेडर को लॉन्ग हो जाना चाहिए। करेक्ट, बैंक निफ्टी पर सिंपल, बैंक निफ्टी पर लॉन्ग हो जाओ उसके बाद, क्योंकि न्यूज़ के बाद कोई इंपैक्ट आ रहा है और न्यूज़ के बाद इंपैक्ट पे आप उस हिसाब से लॉन्ग हो जाओ। वैसे जैसा बीरू भी डिस्कस कर रहे थे, ऑप्शंस में भी HDFC बैंक में काफ़ी हलचल हो रही है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और एक और चीज़ जो नोटिस करने वाली होगी ना, तो वो होगी इसके डिलीवरी वॉल्यूम्स, मतलब HDFC बैंक के, कि आज जो भी इंटरडे मूव्स आए हैं HDFC बैंक में, वो प्योर शॉर्ट कवरिंग है या फिर कुछ हद तक डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी है। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ एक बार वो 2 बजे वाले डिलीवरी वॉल्यूम्स निकालने की, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है इसके लिए, लेकिन ये मतलब अगर अपने आप में पॉजिटिव होगा। अगर फॉर एग्जांपल आज 60 या 70% की डिलीवरी वॉल्यूम अगर हो गई HDFC बैंक में, और ये हो गया कि नहीं, ये पूरी की पूरी रैली जो है वो शॉर्ट कवरिंग ड्रिवन नहीं थी, तो ये एक और पॉजिटिव होगा। और आज फिर शाम को ADR का मूव देखते हैं। और इनफैक्ट मैं देख रहा था डिलीवरी वॉल्यूम करीब
68% का डिलीवरी वॉल्यूम है 2 बजे तक। 1 करोड़ से ऊपर की डिलीवरी हो चुकी है, मतलब आप मानिए 1500 करोड़ की डिलीवरी अब तक यहाँ पर हो चुकी है HDFC बैंक में। ऑब्वियसली नंबर थोड़ा सा 3 से 3.5 के बीच में स्क्यू हो जाता है, लेकिन अगर नहीं हुआ 3 से 3.5 के बीच में, और सपोज करिए 1500-1600 करोड़ की भी डिलीवरी बाइंग आ गई आज HDFC बैंक में, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आज का FI नंबर देखना होगा कि क्या इसका एक इम्पैक्ट आया FI के उनकी तरफ से कितना पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। क्योंकि एक्चुअली आजकल में मैं सोच रही थी कि नॉर्मली जब हम मार्केट्स में वो रिकवरीज और स्पेशली जो हम हाइस की बात करते थे, वो डेटा पॉइंट लगभग हर रोज शेयर किया जाता था कि किस स्टॉक में कितनी डिलीवरी बाइंग हुई है। आजकल वो नंबर आते नहीं है क्योंकि पूरा बिखरा हुआ माहौल है, अलग अलग पॉकेट्स में थोड़ी थोड़ी खरीदारी कोई देखना नहीं चाहता और कोई वो देख नहीं रहा है बड़े पैमाने पर, और FIIs की तरफ से भी उतना पार्टिसिपेशन नहीं है। बट यू नेवर नो, अभी शेयर जागा है तो शायद तेजी आ सकती है उस पर्सपेक्टिव से भी। श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ गए। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। HDFC बैंक के अलावा कोई इंटरेस्टिंग ट्रेड? गुड आफ्टरनून रशिदा, गुड आफ्टरनून अनुज, एवरीवन। आई थिंक सी बिल्कुल प्राइवेट बैंक्स में काफी अच्छा मोमेंटम बना है। HDFC बैंक ने अच्छा खासा मूड डेवलप किया है, और उसके बाद अगर आप देखें तो ICICI बैंक, एक्सिस बैंक या इवन इंडसइंड बैंक, सभी में अच्छा मोमेंटम बना है। मुझे लग रहा है कि इन लेवल्स पे वो स्टॉक्स को या उस पर्टिकुलर सेक्टर को देखना चाहिए जो कुछ करेक्शन के बाद वापस रिकवर कर रहा है। तो नो डाउट प्राइवेट बैंक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें मुझे लग रहा है कि इंडसइंड बैंक ये एक स्टॉक ऐसा है कि जिसे हम लॉन्ग कर सकते हैं करंट लेवल से। स्टॉक ने अच्छा खासा डबल बॉटम किया है एट 1430। उसके बाद का जो पैटर्न बना है वो स्लोली स्टेडीली डेवलप हो रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस काफी नजदीक का है। तो स्टॉप लॉस 1470 का रखे, 1500 में लॉन्ग करें। टारगेट्स नजर आते हैं 1550 से लेकर 1575 के। तो करंट लेवल से इंडसइंड बैंक को लॉन्ग कर सकते हैं अलॉन्ग विद HDFC बैंक। जी हाँ, कुछ देर पहले हम इंडसइंड बैंक को डिस्कस कर रहे थे। स्ट्रेंथ है यहाँ पे, मूव अच्छा आ रहा है, डी हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट हिट करता हुआ। मीनवाइल अभी भी इट्स HDFC बैंक जो कि स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है मेरे जहन में, और आई थिंक स्क्रीन पर 2-3 स्टॉक्स अपीयर हो रहे हैं बहुत ही फास्ट ट्रेड के लिए, वाइल्ड ट्रेड्स के लिए। एक बार आप स्क्रीन पे रखिएगा नवीन फ्लोरिन, 3200 का प्राइस मेरी स्क्रीन पे है। अभी स्क्रीन पे आएगा 3200 का, 3200 का। आज सुबह मैं इस स्पेस पे अनुज के साथ बातचीत कर भी रहा था। अनुज, पहले मानस से एक टेक भी लेते हैं। मानस, 3200 से 3209, क्या ये एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग के लिए, शॉर्ट कवरिंग स्विंग के लिए तैयार हो रहा है? आपका व्यू? तो देखिए बिल्कुल तैयार हो रहा है, और मेरा समझना है कि क्योंकि 5 दिन से अगर आप देखेंगे तो 60 मिनट चार्ट पे हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, उसको देख के लग रहा है कि 20 मूविंग एवरेज को ब्रीच करके 3300-3310 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा, और अभी भी खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। मेरे ख्याल से ऑप्शन में ट्रेड ले लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो 3200 वाला कॉल ऑप्शन 78 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उस ऑप्शन में खरीदारी करिए। 59 रुपीज का इस ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाइए, और 125 रुपए की टारगेट नवीन फ्लोरिन के 3200 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। 3200 की कॉल यहाँ पे करीब 77 पे ट्रेड करती हुई। मूव तो अच्छा है अनुज, इस स्पेस को सुबह हम डिस्कस कर ही रहे थे। केमिकल बास्केट, आई थिंक फर्स्ट मूव को ट्रेडर्स लैच ऑन करने की कोशिश करते हैं, ग्रेजुअली इन्वेस्टर्स भी आके आई थिंक अपीयर होते हैं इस पार्टी में। लग रहा है अनुज यूनानिमसली आज इन स्टॉक्स का मूव देख के? बिल्कुल बात जो सुबह हम कर रहे थे, बिल्कुल वही सुबह वाली बात मैं रिपीट करूंगा। एक बास्केट अप्रोच शायद यहाँ आप काम कर जाए। पिछली बार भी एक बास्केट अप्रोच ने काम किया था वीरू, और देखिए आपके स्क्रीन पर ये नंबर्स दिखा रहे हैं। नवीन फ्लोरिन फॉर एग्जांपल साल में 25% डाउन है। सिर्फ एक आरती है जिसमें अच्छे मूव है, 30% ऊपर है। नवीन फ्लोरिन 25% डाउन है। यूपीएल तो उससे भी ज़्यादा डाउन होगा मेरे ख्याल से। यूपीएल का अगर आपके स्क्रीन पर यही वाला चार्ट आएगा, यूपीएल तो 34.5% नीचे है। ठीक है, एक बार दीपक नाइट्राइट देख लेते हैं। दीपक नाइट्राइट ने क्या किया है इस पीरियड में। SRF देख लेते हैं। दीपक नाइट्राइट ठीक है चला है करीब 29%, और दीपक के मूव्स भी अच्छे हैं। SRF देख लेते हैं, एक साल के पीरियड में फ्लैट रहा है। अगेन इसमें इशू यही होगा कि बास्केट अप्रोच, और जो मैं रीजन सुबह भी डिस्कस कर रहा था, इस पूरी मार्केट में एक ही सेक्टर है जहां पर वैल्यूएशन खासे डिस्काउंट पर है कंपेयर टू इट्स ओन एनेक्डोटल एविडेंस। केमिकल्स 45% वैल्यूएशन पे चल रहा है ये। बाकी सारे के सारे स्टॉक्स 120, 130, 140% के वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। इसकी वजह से हाँ रीज़न है वैल्यूएशन गिरने का, क्योंकि अर्निंग्स आनी बंद हो गई हैं, और 1-2 कंपनियों की अर्निंग्स आई हैं अभी। लेकिन हाँ मार्केट ने तो आज क्लियरली एक यहाँ पर पॉजिटिव वर्डिक्ट दिया है इस स्टॉक में, इन स्टॉक्स में।
जी हाँ, मार्केट ने पॉजिटिव वर्डिक्ट दिया है और बात करते करते अभी स्क्रीन पे ही नवीन फ्लोरिन में 12 रुपए का मूव आ चुका है। बात करते करते 1200, ये लीजिए 3215 हो गया। तो मोमेंटम कैच करने की बात थी सिर्फ, ये देखिए मोमेंटम, वो स्क्रीन पे मेरे को टिक बाय टिक चार्ट पे अपीयर हुआ तो मैंने मेंशन कर दिया 3220। मयूरेश, कोई इनफैक्ट मयूरेश से बात करेंगे बहुत संक्षेप में। मयूरेश, कोई केमिकल स्टॉक आपकी प्रेफर लिस्ट में? तो जैसे अनुज ने कहा, आई थिंक एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स रहने चाहिए एंड आई थिंक इन द नेक्स्ट 4 या 6 क्वार्टर्स में एक जबरदस्त तेजी आ सकती है क्योंकि रीस्टॉकिंग प्राइसिंग शुड कम बैक इन देयर फेवर। अनुपम रसायन, एमी ऑर्गेनिक्स, गुजरात फ्लोर, इसको आपके वॉच लिस्ट पे रखें। ऑप्शन है। और नवीन फ्लोरिन ऑफ कोर्स आपको याद होगा मैनेजमेंट कमेंट्री अवेटेड है कि नया सीईओ कौन बन कर आएगा, उस पर भी बाजार की नजरें रहेंगी। अच्छा, एक स्टॉक रचना जी नजर रखिएगा इस पर और बताइए चार्ट में ट्रेड बन रहा है या नहीं। जुबलेंट फूड, हम वो सोते परफॉर्मर्स की बात कर रहे हैं। कल भी बजाज फाइनेंस कुछ मोमेंटम में दिखा, आज ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक में वापस जान में जान आई है। ये स्टॉक भी अब कुछ अपनी चाल कुछ मजबूत करने लगा है, लेकिन क्या आपको लग रहा है ये ट्रेड अब बनेगा और अग्रेसिव तेजी आ सकती है जुबलेंट में आज के मूव के बाद? जी, यहाँ पे जो तेजी अभी बनी हुई है वो उसका 3rd डे है आज, तो 3 दिन से ये स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है एंड मोर देन 3 डेज। तो यहाँ पे मैं इतना तो स्ट्रांगली पॉजिटिव कमेंट्री नहीं दे पाऊंगी इस काउंटर के बारे में कि कोई फ्रेश पोजीशन ले, लेकिन हाँ, जिन्होंने पहले से ली है 4-5 दिन पहले से अगर पोजीशन बनाई हुई है तो उनके लिए 500 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर बनता है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 500 पे लगा के पोजीशन को कंटिन्यू जरूर करना चाहिए। जब तक ये 500 होल्ड करेगा तो देयर आर चांसेस कि वो दोबारा से 515 और 20 की तरफ एक वक्त जाएगा। आज सुबह सुबह इसको स्पॉट किया था और ये गावस्कर का क्विक सिंगल था। आज सुबह सुबह खुलते ही पहली ट्रेड जो आज सीएनबीसी आवाज़ पर गई थी वो जुबिलेंट फूड वर्क्स ही थी। 4 का चौका आपको बताते हैं सीक्वेंस और फिर शुरुआत करेंगे ट्रेड्स की। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे हम जतिन गेडिया से, उसके बाद रचना वैद्य से लेंगे एफएनओ सुपरस्टार, प्रशांत सावंत चार्ट का चमत्कार और मयूरेश जोशी लेकर आए हैं मिड कैप फंड आप। तो ये चारों के चारों ट्रेड्स आपके लिए। जतिन, आपसे शुरुआत करेंगे सस्ता ऑप्शन। देखिए, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि बैंकिंग सेक्टर ने लीड किया है, लेकिन मेरे को लगता है कि कल हमें जो ऑयल रिलेटेड कंपनीज है या तो क्रूड ऑयल से रिलेटेड कंपनीज है तो उसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं। तो इसके लिए एशियन पेंट्स का 3000 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन हम बाय करना चाहेंगे जो अराउंड 51-52 के आसपास ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली हमने देखा है कि अराउंड 500 पॉइंट्स का करेक्शन देखने मिला है, तो एक पुल बैक प्ले के लिए हम इसमें ट्रेड कर रहे हैं। तो 3000 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 28 रुपीज का होगा और टारगेट हमारे 78 और 85 के होंगे। तो 3000 का कॉल एशियन पेंट वाला आप सजेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं 75-80 तक के लेवल्स दिखाएगा ये स्टॉक, 52 के आसपास खरीदारी की सलाह। रचना जी, एफएनओ सुपरस्टार। जी, एफएनओ सुपरस्टार मेरी तरफ से टीसीएस के फ्यूचर्स रहेंगे ऑन द शॉर्ट साइड और यहाँ पे गिरावट सुबह से ही काफी स्ट्रांग बनी हुई है। हम छोटा सा ऐसा लगाएंगे, 4019 पे है ये, हम 4035 का ऐसा लगा के इसमें 4000 का टारगेट बनाएंगे। ओके, टीसीएस फ्यूचर्स आपको बाय करना है। प्रशांत जी से लेकर आज का चार्ट का चमत्कार। प्रशांत, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरू जी, मुझे एचडीएफसी एएमसी काफी अच्छा लग रहा है। कल एक अच्छी करेक्शन आई है उसमें और इस डिप को यूज करना चाहिए। मेरे हिसाब से 3770 पे ट्रेड कर रहा है। 3720, 3720 स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ से जो टारगेट रखेंगे वो होगा 3900, 3900 का। ओके, एचडीएफसी एएमसी कल गिरा था, आज वापस रिकवर हो गया। मयूरेश, आप क्या पिक कर रहे हैं मिड कैप फंडा के लिए? तो अनुज जी, जो हमें मार्केट्स में इंडिया में अच्छा लग रहा है वो है एसबीएफसी फाइनेंस। एनबीएफसी कंपनी है, लेकिन 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है। जो एमएसएमई मार्केट है 5 लाख से 30 लाख का, ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है जिसे कंपनी सर्विस करती है। दूसरा, अगर आप देखते हैं एसेट क्वालिटी प्रेशर्स ये कम होते जा रहे हैं एवरी SBFC फाइनेंस, एस फॉर SBFC। तो मेरे हिसाब से आई थिंक जो एसेट क्वालिटी प्रेशर्स हैं ये स्लोली एंड स्टेडीली घटते जा रहे हैं
2.38 पे GNPAs, 1.36% पे नेट NPAs। इनफैक्ट 9 मंथ्स परफॉर्मेंस में एक अच्छी खासी गिरावट हमने देखी है दोनों रेशियोज में। तीसरा, अगर आप ओपेक्स टू AUM देखें तो दैट हैज आल्सो कम डाउन टू 5.48% और स्प्रेड्स इनफैक्ट इंक्रीज हुए हैं 7.5% के ऊपर। जो सिक्योर्ड बुक है इन द कंप्लीट बुक, जो 6,200 करोड़ का AUM है, 98.5% बुक की सिक्योर्ड। जो सिविल बोरोवर्स है 700 के ऊपर का जो स्कोर है, जो अच्छा माना जाता है, दैट्स ऑलमोस्ट 85%। और 650 के नीचे सिर्फ 5% है। जो क्रेडिट अंडरराइटिंग है, जो रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, आई थिंक ये अप्रोप्रिएटली फॉलो हो रही है। कलेक्शन एफिशिएंसी इज एट 99% और मैनेजमेंट को ये लगता है कि एसेट क्वालिटी प्रेशर्स और भी कम होते जाएंगे, जो रिटर्न रेशियोज को और प्रभाव दे सकते हैं ना पॉजिटिव मैनर। तो हमें लगता है SBFC फाइनेंस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 108 का लक्ष्य देख रहे हैं विद अ स्टॉप लॉस एट 85.50। SBFC फाइनेंस पर एक राय समय आती हुई थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। वैसे एस पर सॉल्ट भी हो सकता था। मयूरेश जी, आप एस से एस पर SBFC में फंस गए, बट आइदर वे स्टॉक इज कन्वेड 108 के टारगेट्स। मैं फटाफट से रिकैप कर रही हूँ। जतिन ने दिया है एशियन पेंट 3000 का कॉल लेकर चले, 51-52 के आसपास सजेस्ट किया था, 54 पर आ चुका है, 75 से 80 का टारगेट रहेगा इधर। लेकिन एक शॉर्ट ट्रेड भी आया है FNO सुपरस्टार में, TCS पे एक शॉर्ट कॉल, 4000 के टारगेट के लिए शॉर्ट करने की सलाह, 4025 आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। प्रशांत को पसंद है HDFC AMC, 3900 का टारगेट, 3720 का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। और SBFC फाइनेंस पर एक राय तेजी की 108 के टारगेट के लिए मयूरेश ने दी है। ओके, अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया। आज बहुत एक लास्ट डे है। अगर आप एक बम्पर पैसा कमाना चाहते हैं और उससे छूटना नहीं चाहते हैं तो आज कल एक स्टॉक एक्स डिविडेंड चला जाएगा। जानते हैं कौन सा? नहीं, मेरे को भी ध्यान में नहीं आ रहा है। आई थिंक आशीष ने गेस कर लिया होगा। कल MRF एक्स डिविडेंड जा रहा है। तो आप MRF एक्स डिविडेंड जा रहा है, तो अगर आपको वो 3 रुपए वाला डिविडेंड चाहिए तो प्लीज़ आज लास्ट डे है उसको बाय करने का। उसके बाद फिर ये मत बोलिए कि मौका, हाँ आपने बताया नहीं, मौका मिस हो गया। देखिए ये 1.5 लाख का शेयर और 3 रुपए डिविडेंड। वैसे एक चीज़ है, इतना MRF का मजाक उड़ाते हैं हम लोग, हर कोई मजाक उड़ाता है 3 रुपए के डिविडेंड के लिए। They don't care, no? They don't care, उनको फर्क नहीं पड़ता। 3 रुपए मतलब लेना है, लो नहीं। हाँ, 3 रुपए मतलब 3 रुपए देना है। चलिए ठीक है, थोड़ा हंसी मजाक भी कभी कभी होना चाहिए। लेकिन अब चलिए बात करते हैं कुछ और स्टॉक्स की। जब बात हो रिटर्न्स की तो सबसे भारी जो कंपनियां रही हैं वो हैं PSU कंपनियां, और यही कारण है कि म्यूचुअल फंड्स भी इसको भर भर कर ले रहे हैं। PSUs में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है और इनफैक्ट आशीष के पास कुछ आंकड़े हैं, जानते हैं उनसे। आशीष बताइए क्या कह रहे हैं आंकड़े? सबसे पहले एक काम करता हूं, इंडेक्स के रिटर्न्स के साथ शुरुआत करता हूं तो तस्वीर क्लियर होगी। पिछले 1 साल में निफ्टी और पिछले 1 साल में निफ्टी CPSE इंडेक्स, उसके रिटर्न्स रखिए स्क्रीन पे। 24% निफ्टी जब चढ़ा तो CPSE इंडेक्स ने 100% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए। और ये लगातार डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हमारे म्यूचुअल फंड, उनकी एग्रेसिव खरीदारी है जो इसको नए नए रिकॉर्ड की ओर लेती ही चली जा रही है। और इनफैक्ट ये खरीदारी जो है, रीसेंट डेटा जनवरी का जो म्यूचुअल फंड्स का आया है वो दिखा रहा है कि PSUs में उनकी बाइंग रिलेंटलेसली कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। जब हम सब इन PSU कंपनीज के वैल्यूएशंस को लेकर कंफ्यूजन में हैं, स्ट्रीट में मतभेद है इनके वैल्यूएशंस को लेकर, म्यूचुअल फंड्स लैच ऑन कर रहे हैं। इनफैक्ट जनवरी 24 में म्यूचुअल फंड्स का जो सरकारी पूरा यूनिवर्स है लिस्टेड का, उनके पास 7.5% के आसपास का हिस्सा था। साल दर साल 186 बेसिस पॉइंट्स हिस्सेदारी बढ़ाई, इवन सीक्वेंशियली 34 बेसिस पॉइंट्स हिस्सेदारी बढ़ाई गई। अच्छा, इसके अलावा जो अंडरलाइंग ट्रेंड है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुल म्यूचुअल फंड जो सरकारी कंपनीज में निवेश करते थे 37 थे 1 साल पहले, बढ़ के 41 हो गए। और कुल स्कीम्स जो म्यूचुअल फंड्स की PSUs में इन्वेस्ट करती थी 692 थी, बढ़ के 769, यानी कि साल दर साल 77 और स्कीम्स ऐसी आ गई जो सरकारी कंपनियों में निवेश करती चली गई। एक और इंटरेस्टिंग डेटा, नंबर ऑफ लिस्टेड PSUs जिसमें ये म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते थे, जनवरी 2018 में आंकड़ा 45 था और आज की डेट में 71 ऐसे सरकारी कंपनीज हैं जिसमें MFs एक्टिव हैं, खरीदारी कर रहे हैं।
कहां खरीदारी कर रहे हैं वो प्लेट आपकी स्क्रीन पर आई थी, अब दिखाई डॉक्टर साहब जो टॉप पीएसयू पिक्स हैं म्यूचुअल फंड्स की। एसबीआई, एनटीपीसी, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, पीएफसी, आरईसी, ये सब सबसे प्रिफर्ड गो टू पॉकेट्स तमाम एमएफ्स की नजर आएंगी। और सरकारी कंपनियों में जो इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं म्यूचुअल फंड्स के, उनका मार्केट वैल्यू क्या है? कोविड टाइम्स में मई 2022 में 1 लाख करोड़ रुपए था और आज की डेट में 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मूल्यांकन हो गया है इनके इन्वेस्टमेंट्स का। जाते जाते एक और प्लेट के साथ छोड़े जाता हूं। जैसे रिटर्न्स की प्लेट दिखाई थी मैंने साल भर की, ये एक रिटर्न की प्लेट है इस महीने फरवरी की। निफ्टी ने 2% के रिटर्न्स दिए हैं, उसके सामने सीपीएसई इंडेक्स ने ऑलरेडी मंथ टिल डेट 9% के रिटर्न्स दिए। तो जो म्यूचुअल फंड्स ने लैच ऑन करा था जनवरी को ऑल माल, उनके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स और बेहतर हो रहे होंगे। आई एम श्योर तमाम फंड मैनेजर्स, सीआईओस के चेहरे पे मुस्कुराहट ला रहे होंगे ये पीएसयूज के आंकड़े, इनके रिटर्न्स। जी हाँ, काफी तगड़ा परफॉर्मेंस इन सारी सरकारी कंपनियों पर आए और वो स्टॉक्स हम आपके सामने बार बार पेश करते आए हैं, लेकिन क्लियरली म्यूचुअल फंड कंपनियों में भी उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया है। ऑफ कोर्स एसबीआई, एनटीपीसी, कोल इंडिया ये टॉप पिक्स रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, जहां पर तेजी बनी है। इसमें बस एक चीज़ देखनी होगी हर्षदा कि इसमें से कितना मतलब नए शेयर्स खरीदे गए हैं जो एयूएम का हिस्सा है, और कितना क्योंकि शेयर्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं उसका कंट्रीब्यूशन है एयूएम में। मेरे ख्याल से दोनों है क्योंकि ऑब्वियसली सब खरीद रहे हैं तभी तो वो मार्केट में प्राइस भी बढ़ रहे हैं, ये कारण हो सकता है। मेहरबून से पूछ लेते हैं अगर उन्हें कोई पीएसयू पसंद आ रहा है यहाँ पर तो वो भी जुड़ गए हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मेहरबून, गुड आफ्टरनून। क्योंकि पीएसयूज पर चर्चा हो रही है, पहला सवाल इसी पे पूछ लेता हूँ आपसे, आपके पोर्टफोलियो में है क्या पीएसयू स्टॉक्स? आई थिंक अनुज क्लियर डिस्क्लोजर देना चाहूँगा। आई थिंक एक दो हफ्ते पहले भी बोल चुका हूँ कि 40 से 45% मेरा जो होल्डिंग है पर्सनल पोर्टफोलियो में वो है पावर, एनर्जी एंड माइनिंग सेक्टर, और इसमें डेफिनेटली एटलीस्ट देयर आर 9 PSUs इन दैट। रही बात कि ओवरऑल PSU बास्केट के बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगा, पर मैं कहना चाहूँगा कि एनर्जी पैक एंड माइनिंग पैक लुक्स द मोस्ट एक्साइटिंग। शंका इसलिए आती है कि काफ़ी जोर से पड़ गई है। शंका इसलिए आती है कि क्या ये हवा है, क्या वन वे तेजी इसलिए हो रही है बिकॉज पीपल आर जस्ट पुटिंग इन मनी विदाउट नोइंग व्हाट दे आर बाइंग। इसमें डेफिनेटली देयर आर सम डिफंक्ट PSUs जिसमें आई वुड नेवर पुट इन माई मनी और नेवर आस्क एनीबॉडी टू पुट इन मनी इफ समबडी विल आस्क मी अ क्वेश्चन। बट ये जो सेक्टर्स है आई थिंक आर सेक्टर्स विच आर डूइंग वेल। इवन PSU बैंक्स पिछले 2 साल से मैं पॉजिटिव कहते आ रहा हूँ। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए एक सिंपल पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स आर इन गुड शेप, पॉइंट नंबर 1। और PSU बैंक्स की जो बात है, लेट्स बी ऑनेस्ट, I think people are now looking at the promoter and having the confidence. And that promoter, the present government, people are having the confidence कि ठीक है, things are improving. Loans, bad loans virtually are off the books. New money has been raised by quite a few PSU banks and people they are lending money again. So ये रही PSU banks की। रही बात पावर सेक्टर की, I think it's in great shape. अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को देखो और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को देखो, इट्स रफली अराउंड 60% हायर देन व्हाट इट वाज से 9-10 ईयर्स अगो। लास्ट ईयर कंपैरिजन में भी 8% ग्रोथ हुआ है पावर सेक्टर में। सो दे आर ऑन अ ग्रेट विकेट। अभी द गवर्नमेंट हैज मूव्ड अवे फ्रॉम लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट एंड हैज गॉन टू मार्केट ड्रिवन अप्रोच। साथ में जो डेली पावर अवेलेबिलिटी है हैज इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली। सो द एंटायर पावर सेक्टर इज बिकमिंग अ वेरी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स वांटिंग टू इन्वेस्ट इन द पावर सेक्टर एंड ऑल्सो द इन्वेस्टर्स इन द स्टॉक मार्केट। तो शंका क्यों होनी चाहिए? आई थिंक दिस इज अ सेक्टर वी शुड डू वेल। ऑलरेडी 27 gigawatt GW of thermal power capacity is under construction, और नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी इज ऑलरेडी 44% ऑफ टोटल पावर कैपेसिटी। तो मैं समझता हूँ जो पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में जो एक्शन बना हुआ है, आई थिंक विल कंटिन्यू एज्यूमिंग दिस गवर्नमेंट कम्स बैक टू पावर एंड नोइंग फुल्ली वेल ये गवर्नमेंट का फोकस रहा है वो दिस पर्टिकुलर सेक्टर। सो आई थिंक इसमें अगर आप मुझे पूछे तो नेम्स लाइक कोल इंडिया, नेम्स लाइक पावर ग्रिड, नेम्स लाइक गेल इंडिया, NTPC, फाइनेंस कंपनी में REC, PFC,
ट्रेडिंग कंपनी में पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑल लुक वेरी गुड. अगर आप ग्रीन एनर्जी में जाओ तो यू लुक एट अ नेम लाइक मे बी एन अडानी ग्रीन सर्टनली येस, बट इवन अ रिलायंस फॉर दैट मैटर, BPCL for that matter, IOC for that matter. So there are a whole lot of names which attract your attention. इसमें से majority of the names, if you notice, are in the public sector. So I would say that this is a sector where my money is there. I have given a disclosure. And if the market में थोड़ा pullback आता है या stocks में pullback आता है, I would possibly look at adding to the weightage in my particular portfolio by buying more into them. So I am gung-ho on the power energy sector, even the mining sector, names like Bharat Earth Movers Limited. I think these are sectors which are going to remain in favor for some more time to come. I would say larger for the next 1 to 3 years. I think this stock could be in a very different orbit as compared to what they are today. Non-believers will say already बढ़ चुका है, pullback आ सकता है, but this is a sector where you should possibly learn to go and add to your holdings. In fact, मैं एक चीज आपसे स्पेसिफिकली पूछना चाह रही थी मेहरबून, क्योंकि आपने मेंशन किए कि कहाँ का आपका स्टेक है. कोल इंडिया कंस्ट्रिंग कल वो मार्केट क्लोज होते होते 4.5% गवा चुका था उस खबर पर कि कंपनी की प्रोडक्शन टारगेट्स मीट नहीं होंगे, लेकिन वो सिर्फ 10 MT से ही मिस हो रहे थे. लेकिन ज़्यादा करेक्शन आया कि ई ऑक्शन में जो प्रीमियम था 117% का, वो घटकर 45% पर आ गया है. कुछ रिपोर्ट्स आज सुबह में सजेस्ट कर रही थी कि प्राइसिंग भले ही करेक्ट हो चुकी हो, लेकिन वॉल्यूम में कंपनी कैचअप कर पाएगी. कल और आज में क्या आपने पोजीशन बढ़ाई है कोल इंडिया में, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है और लार्जली कन्विक्शन है आपका स्टॉक में? जैसे मैंने अनुज को भी कहा, मैं आपको भी कह रहा हूँ कि पुल बैक डेफिनेटली इज ऑन द कार्ड्स फॉर क्वाइट अ फ्यू स्टॉक्स. वेनेवर ऐसा न्यूज़ आता है तो जो ओवर बाइंग हो जाता है काउंटर में, थोड़ा हल्के हो जाते हैं लोग, खास करके पीपल हु डोंट नो व्हाट दे आर बाइंग, दे आर जस्ट बाइंग द मोमेंटम. जब मोमेंटम टूटता है, हल्का होता है, तो आई वुड ऑलवेज पॉसिबली एडवाइज पीपल, एंड विच आई ऑलवेज डू पर्सनली, जब भी पुल बैक होता है, अलाउ द प्राइस टू सेटल बिफोर गोइंग इनटू इट. मुझे फंडा समझ में आता है, मुझे लगता है कि दे विल बी इन एक्शन, मुझे लगता है द स्टॉक्स विल बी मच हायर, बट ऑन द डाउन साइड व्हेन द स्टॉक कम्स डाउन, डोंट बी इन अ ग्रेट हेस्ट टू बाय इट जस्ट बिकॉज मुझे 460 में पसंद था, 445 हो गया, चलो लेते हैं. द पॉइंट इज यू विल मेक मनी ऑफ 460 ऑल्सो एंड 445 ऑल्सो, बट द पॉइंट इज कैन इट कम टू 420, 425, किसको पता. अ 10-15% करेक्शन फ्रॉम द टॉप लेवल्स you should always expect it. So कभी भी एक न्यूज़ आता है which picks the stock for the time being and the stock reacts, let the reaction be over, let it move sideways and then go and add to it. So I have not added to Coal India today, but I'm looking forward definitely to add it. ओके मेहरबून जी नमस्कार. और लास्ट टाइम आपकी और मेरी और अनुज की जब चर्चा हो रही थी, एक आपको घटना बताता हूँ. बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ जब आपने कहा ना कि भाई साहब का पहले खाता हुआ करता था एक बैंक में, फिर मैंने पूछा लपेट के कि सर आप कौन से बैंक में खाता है, तो वो मंत्रणा लोगों को इतनी पसंद आई. एयरपोर्ट पे सज्जन मेरे को मिले फ्लाइट में, बोले कि मेहरबून जी का वो जवाब था ना मुझे बहुत पसंद आया. तो कभी कभी हंसी मजाक में ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं जो पब्लिक को बहुत पसंद आती है. खैर मैंने आपको एक फीडबैक दिया था, जेन्युइन फीडबैक. अब एक नया प्रश्न पूछता हूँ. हॉस्पिटल स्पेस इस बार अर्निंग्स को देखिए और इसका लीडर है इस बार अपोलो हॉस्पिटल्स, ऑल टाइम हाई. इसमें अच्छा पैसा बना और आई मीन कोविड के बाद से तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैसा बना. अपोलो हॉस्पिटल्स पे आपका व्यू या फिर कोई और छोटा स्टॉक जो कि आपने मार्क किया हुआ है इस स्पेस में? नहीं, आई थिंक ये हॉस्पिटल स्पेस में अपोलो हॉस्पिटल रिमेन्स द प्राइम पिक, और इसके अलावा मैं साइड पे देखना नहीं चाहूँगा. सो द टेस्ट बढ़ते हैं, सम कंपनीज विच आर गोइंग इनटू मेडिकल टेस्ट, उनके स्टॉक बढ़ते हैं. आई थिंक दैट नेवर अट्रैक्ट्स माई अटेंशन बियॉन्ड द पॉइंट. तो अगर हॉस्पिटल स्पेस में मुझे कुछ भी देखना है तो आई विल गो विद अपोलो हॉस्पिटल्स. अगर आप पूरी मुझे फार्मा पैक के बारे में पूछे तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि नथिंग हैज़ चेंज्ड. मैं पिछले काफ़ी सालों से फार्मा में नेगेटिव हूँ, और अभी मैं नेगेटिव इतना नहीं हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द नेगेटिव्स आर इन द प्राइस. तो अगर आप यूएस प्राइसिंग देखो, नथिंग हैज़ चेंज, द प्रॉब्लम्स कंटिन्यू. यूरोप का देखो, द सेम प्रॉब्लम्स आते हैं, रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं फॉर फार्मा कंपनीज. बट व्हाई हैव फार्मा स्टॉक्स बाउंस्ड? द फार्मा स्टॉक्स हैव बाउंस्ड बिकॉज बेस इफेक्ट में आ चुका है लोअर प्राइसिंग एज फार एज द यूएस मार्केट्स एंड अदर रेगुलेटेड मार्केट्स गोज. Now because of that some appreciation you see and you see an increase in earnings, but overall पूरा sector का texture has not changed much. I know certain pharma companies and I will tell you that they are looking at markets outside Europe and US.
एंड दोज मार्केट्स आर ज़्यादा एक्साइटिंग है एज कम्पेयर टू यूएस और यूरोप. सो मैं कहूँगा कि समवेयर द बॉटम हैड कम फॉर दोज स्टॉक्स. द स्टॉक्स आर बाउंसिंग वेल, दे मे बाउंस बैक मोर, बट ओवरऑल इंडस्ट्री का टेक्सचर हैज स्टिल नॉट चेंज्ड मच. इसमें मुझे पसंदीदा नाम है विच आई विल से विद क्लियर डिस्क्लोजर. आई लाइक अ नेम लाइक अ सन फार्मा. फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 10 years आई एम लाइकिंग दिस स्टॉक नाउ बिकॉज दे हैव मेक गुड स्ट्रेटेजिक मूव्स and they have got cash in the books. They are increasing their network in a big way. So Sun Pharma is one stock. Clear disclosure, जो भी stocks कहता हूँ मेरे personal portfolio में कोई इरादा नहीं है बेचने का. And the other names which I like include a JB Chemicals. I like a name like a Kaplan Point Laboratories, and I like a name like FDC. I think these are relatively safer names, good names, and I would say that pharma, according to me, is a sector in which possibly the worst is over, but there is not too much of scope for any sharp improvement coming right now. So be a base effect के लिए what improvement you are saying is leading to an increase in share price because market has already discounted all the negatives which we have seen till last year. Okay, by the way, मैं बात कर रहा था कि क्या आज ही 47,200 हो जाएगा बैंक निफ्टी पर. 47,100 तो आ गया आज. थोड़ा सा और पुश मिल जाए तो 47,200 भी शायद लगाने को तैयार हो बैंक निफ्टी. और देखिए अब एकदम इंटरडे हाई पर. और एक बार फिर से HDFC बैंक लेकर आइए. मेहरबान, आज आपने खरीदा क्या HDFC बैंक? चल रहा है स्टॉक? मैं कहूँगा कि HDFC बैंक द वे इट लॉस्ट इट्स मार्केट कैप और जोक बन गया था. आई हर्ड पीपल सेइंग कि लंगड़ा घोड़ा हो गया है. ऑनेस्टली मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में स्टॉक था एंड बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं हमेशा बिलीव करता हूँ. थोड़ा सा मैंने लाइटन ज़रूर किया था. जब भी आपने मुझे पूछा भी मैंने कहा था आई डोंट सी दिस स्टॉक डूइंग टू मैनी थिंग्स. अभी आई थिंक 1500 के 1550 के आसपास का भाव था. आप मुझे पूछे कि हैज़ द स्टॉक बॉटम्ड आउट. देयर इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी इट इज बॉटम्ड आउट. और जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बाद समवेयर सम वुंड्स इन द माइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स हैज गॉट अ लिटिल बिट. थोड़ा सा ऑइंटमेंट जैसा लग गया है. मुझे आप सिंपल पूछे अनुची तो मैं कहूँगा कि जो लीगेसी है HDFC बैंक की टू इट्स शेयर होल्डर्स ऑफ गिविंग रिटर्न्स, आई थिंक अगले 2-3 साल में पीपल विल स्टार्ट पुटिंग इट इन द सेम ब्रैकेट इफ दे ऑलरेडी नॉट पुट इन ऑफ से लाइक अ हिंदुस्तान लीवर और लाइक अ रिलायंस इंडस्ट्रीज. लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग कि मर्जर अनाउंस हुआ था अप्रैल 2022 में. तभी लिक्विडिटी सरप्लस बैंकिंग सिस्टम में था 8 से 9 लाख करोड़ का. आज लिक्विडिटी डेफिसिट हो गया है 1.4 लाख करोड़. लेटेस्ट नंबर जो है वो. लास्ट 2 साल में रियल एस्टेट हैज बूम लाइक एनीथिंग. स्टॉक मार्केट ऑल्सो हैज डन वेल. मैं जानता हूँ रिटेल इन्वेस्टर्स छोटे छोटे जो पैसे बैंक में रखते थे बरसों से, आई थिंक दे हैव स्टार्टेड पुटिंग मनी इन म्यूचुअल फंड्स. सो डिपॉजिट्स का थोड़ा ग्रोथ जो है वो प्रेशर में है. साथ में जो लिगेसी उसने ली थी HDFC से हाई कॉस्ट डिपॉजिट्स की, इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि हाई कॉस्ट डिपॉजिट जब भी मेच्योर होंगे आइदर दे विल बी रिन्यूड और दे विल बी रीपेड. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस हाई कॉस्ट डिपॉजिट्स ऑफ HDFC bank now, which has been taken over from HDFC books also, will possibly come down. Management ने और भी एक चीज क्लियर किया that I am not going to or we are not going to run after high cost deposits. So profitability they are saying will be maintained. So in an economy which is growing, Anuj ji, I think liquidity जो आज tight है, जो RBI tight रखना चाहता है for obvious reasons. I hope with the economic growth which is happening, this liquidity crisis also which is there right now will possibly play itself out and take care of itself over the next 1-2 quarters. The simple point है जो HDFC बैंक लेना चाहता है या जिसके पास है, I would say that downside is very limited. अपसाइड आएगा बट इट विल टेक टाइम. सो आजकल क्या हो गया कि पिछले 1 साल में आई थिंक पीपल हैव गॉट यूज्ड टू बाइंग अ स्टॉक एंड सेलिंग अ स्टॉक विद 5, 10, 15% एप्रिसिएशन. मोमेंटम मार्केट में ये होता है. ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है कि आज आप लेते हो 1450 में और एक्सपेक्ट करते हो कि 1700 या 1650 हो जाएगा इन अ हरी. इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. बट the negatives, according to me, now the market has understood well. Market is feeling better after the conference call. Maybe the stock has bottomed. And if somebody has the patience to buy for the next 2-3 years or start an SIP right now, I think this is possibly one of the best times for an HDFC bank stock over the last many years. So at 1450, मैं कहूँगा this is the stock which people should go and buy into, knowing fully well in the side market may continue to outperform my returns in HDFC Bank. But at the end of it all, I will sleep well and maybe 2, 3, 4 years later, this stock
should be in the same bracket of something like a Reliance Industries or an HUL. HDFC बैंक पे पूरे कन्विक्शन के साथ मेहरबून कह रहे हैं कि करंट लेवल्स पर खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन करंट लेवल्स पर निफ्टी में भी आप देखिए क्या तेजी बनी है। 22,200 वो टारगेट हमने आपको कुछ ही देर पहले मेंशन किया था कि आज के क्लोज के लिए वो इंपॉर्टेंट लेवल होगा और उसको हमने दरअसल छू लिया है। 22,200 छूने के बाद भले ही इस समय निफ्टी 22,187 के आसपास आ रहा हो या फिर 190 के करीब ट्रेड कर रहा हो, क्लियरली मोमेंटम है और आज का दिन जो मांगो वो मिलेगा, बाजार वही कह रहा है। बिल्कुल है। और अब वो 2, 3, 4, 5, 6 के लिए तैयार हैं हम। और देखिए अगेन क्या हुआ है आज मार्केट में दोनों ट्रेडर का पैसा बना। पोजिशनल वक्त को तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी और पोजिशनल ट्रेडर को आज सुबह एक बार के लिए लगा होगा कि 60 पॉइंट नीचे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इंट्राडे के लिए तो मार्केट ने क्या अपॉर्चुनिटी थी, मतलब आज से बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। और मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, अगर आप इस मार्केट में पैसा नहीं बना पा रहे हैं ना, तो प्लीज़ आपको फिर ना ये टेक्निकल F&O ये सीखने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको साइकोलॉजी सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप इस मार्केट में पैसा नहीं बना पा रहे हैं ना, तो आप कुछ गलती कर रहे हैं। मतलब इससे ये एक ऐसी मार्केट है जो आपको सामने से खड़े होकर बोल रही है कि आइए जितना पैसा लेके जाना ले जाइए। और वो मतलब वो फिल्म आई थी ना एक हेरा फेरी, जिसमें वो अक्षय कुमार बोलते हैं कि लक्ष्मी दरवाजे पे खड़ी है और आप बोल रहे हैं कि मैं मुंह धो के आता हूँ। तो वो वाली बात है बेसिकली। इस समय बिल्कुल मतलब लक्ष्मी जी खड़ी हैं आपके उस पे दरवाजे पे और बस आपको जाना है उनके पास। हाँ, छोड़ना नहीं है, बस ये है इस चीज़ को कि इस मार्केट को इतनी जल्दी छोड़ना नहीं है। ये कुछ अलग ही मार्केट है, कुछ अलग प्राइसिंग करने की कोशिश कर रही है और 2, 3, 4, 5, 6 बहुत जल्दी आएगा। मैं तो 22,500 एक इस सीरीज़ का टारगेट लेके चल रहा हूँ। 8 दिन आज के बाद 7 दिन बचेंगे इस सीरीज़ में। 7 दिन में मुझे लग रहा है कि आराम से 300 पॉइंट तो स्केल कर ही लेंगे हम और उसके बाद अगली सीरीज़ में इवन वो 2, 3, 4, 5, 6 भी पॉसिबल है। तो बड़ी तेज़ी के लिए थोड़ा सा आपको तैयार रहना चाहिए। जी हाँ, और वो बड़ी तेजी चीख के आपके सामने है। 22,201 पर इस समय निफ्टी एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड मार्केट में उभर कर आया है। मेहरबून, हमने अब तक के जो स्टॉक्स चले हैं उनकी बात की या फिर HDFC की बात की जो नहीं चला और ये पार्टिसिपेट करना शुरू होगा। अब यहाँ से अगला मूव जो शायद इलेक्शंस तक लास्ट करेगा या फिर उसके बियॉन्ड भी, नई तेजी की पोजीशंस या नया कन्विक्शन ट्रेड कुछ बन रहा है इस समय? कोई ऐसी थीम आपने आइडेंटिफाई की है? नहीं, आई थिंक अपॉर्चुनिटीज आते जाएंगे। आई पर्सनली बिलीव दैट अगले 1 साल में आई थिंक सेक्टर लाइक फिशरीज जो होता है या टेक्सटाइल्स जो होता है और इवन अ स्पेशलिटी केमिकल्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे विल टर्न अराउंड एंड उसमें पैसा पॉसिबली रिलेटिवली मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन अभी के लिए आई वुड से दैट पावर, एनर्जी, माइनिंग, PSU बैंक्स, आई थिंक दैट थीम विल कंटिन्यू टू प्ले। तो किसी को जो कॉन्ट्रा करना है तो टेक्सटाइल्स और फिशरीज समथिंग और स्पेशलिटी केमिकल्स विल प्रोवाइड अ गुड बेट। मैं समझता हूँ द सेक्टर्स आर एट द मोमेंट नॉट डूइंग वेल। देयर आर प्रॉब्लम्स, रेड सी का प्रॉब्लम भी है, सो सम एक्सपोर्ट्स आर गेटिंग अफेक्टेड हियर एंड देयर, बट एट द एंड ऑफ इट ऑल मार्केट अंडरस्टैंड्स दिस। मार्केट अपना भगवान है, मार्केट सारा नेगेटिव डिस्काउंट कर देता है एंड एज एंड वेयर द टाइड टर्न्स आई प्रॉमिस यू द स्टॉक्स could or the sectors के stocks could end up giving you the maximum percentage returns, but there is no hurry in this. So हर्षदा, मैं एक point add करना चाहूँगा if you permit me. I think CNBC आवाज़ has become such a powerful medium कि अभी आपने जो कहा, मैंने HDFC बैंक के बारे में कहा, आपने कहा कि कन्विक्शन बेट है, कन्विक्शन बाय है, लोग लेंगे, 2-3 महीने के बाद कोई मिल लेगा, बोलेगा। आपने तो HDFC बैंक रिकमेंड किया, स्टॉक ज़्यादा चलता नहीं है। So I would like to say that this is a high on conviction कि things are quite good at HDFC Bank. Liquidity की जो problem है, loan deposit ratio की problem है, that should play itself out over the next 1-2 quarters. So yes, conviction is there from the longer term angle because this is not a stock which is going to give you any sharp returns in the shorter term. Because the point is what you mentioned on CNBC Awaaz, the channel has become so popular that people look at you, sometimes they meet you on the road and say आपने ये कहा था. So that is somewhere I would like to add over here that HDFC Bank is certainly a great bet from that longer term angle. ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबून आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी बातें शेयर करने के लिए। और देखिए मेहरबून वैसे भले ही आपको दिखते सीरियस हो, लेकिन मेहरबून की एक लाइट साइड भी है। बहुत लाइट साइड है, बहुत लाइट साइड भी है। वो MRF वाला जोक मेहरबून ने भेजा था एक्चुअली मुझे। अच्छा ठीक है। मेहरबून बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब कल की तैयारी करेंगे।
पहले तो डीलिंग रूम चेक ले लेते हैं यतिन से। यतिन बताइए किन स्टॉक्स पर फोकस? दो स्टॉक्स जो आज फोकस में, सबसे पहले बीपीसीएल, और यहाँ बहुत सारे ब्रोकरेजेस रिसेंटली कंपनी को मिले हैं। डीलिंग का मानना है कि इसके बाद काफ़ी सारी इंस्टीट्यूशनल बाइंग बाकी है और डीलर्स को लगता है यहाँ बीटीएसटी का ट्रेड लीजिए, 15 से 20 रुपये का अपटिक यहाँ देखने को मिल सकता है। और दूसरे ओएमसीज के मुकाबले आज बीपीसीएल में आपको अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग यहाँ देखने को मिल रही है। इसके अलावा आरबीएल बैंक, ये भी एक काउंटर है जहां डीलर्स को लगता है कि काफ़ी अच्छे टारगेट्स बन सकते हैं। 270, 275 के पोजिशनल टारगेट्स के साथ वो यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। और फेब सीरीज़ की बात करें तो 28 से 30 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में ऐड हुए हैं और फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस आपको इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रहा है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया यतिन। तो ये इस समय डीलिंग रूम चेक का काफ़ी इंटरेस्टिंग, एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी शेयर, एक मिड कैप प्राइवेट बैंक बीपीसीएल और आरबीएल बैंक। बीटीएसटी या एसटीबीटी कॉल्स लेने का समय आ गया है और शुरुआत करते हैं। बाय द वे, एक्सिस बैंक डे हाई पर बंद हो रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक डे हाई पर बंद हो रहा है, एचडीएफसी बैंक डे हाई पर बंद हो रहा है और इसका मतलब बैंक निफ्टी डे हाई पर बंद हो रहा है। थोड़ी देर में स्ट्रैटेजी पे आता हूँ, लेकिन पहले बीटीएसटी कॉल निपटा लेते हैं। कावा सर, क्या कैरी करेंगे हम? श्योर लॉन्ग? बिल्कुल श्योर लॉन्ग, और वो भी होगा बैंक से एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक मुझे पसंद है। ये 1087 पर ट्रेड कर रहा है, 1080 का स्टॉप लॉस होगा, 7 रुपीज बस। ऑन द अपसाइड मेरे ख्याल से 1100 इन रियल टर्म टारगेट है, वहां तक पहुंचना चाहिए एक्सिस बैंक बाय। साइड का ट्रेड एक्सिस में। श्रीकांत, आपका ट्रेड? बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि जो मार्केट में एक्टिविटी बन रही है वो थोड़े कुछ सीमेंट स्टॉक्स में भी बन रही है और अल्ट्राटेक सीमेंट में कुछ रिकवरी बनी है, डेक्कन सीमेंट में एक्टिविटी है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि अंबुजा सीमेंट, यहाँ पे अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल फॉर्मेशन को देखते हैं तो काफी अच्छा कंसोलिडेट होने के बाद ये अपनी ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने की कोशिश कर सकता है। ऑल टाइम हाई थे इसके ऑलमोस्ट 598 के, स्टॉक का करंटली चल रहा है 588 पे और आज के इंट्राडे हाइस थे तकरीबन 594 के। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से जैसे ही वो 600 के लेवल्स को क्रॉस करेगा तो एक बार 620 या 625 के भी लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन एटलीस्ट इन द वेरी शॉर्ट टर्म हम 610 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो करंट लेवल से अंबुजा सीमेंट को लॉन्ग करें, 588 में स्टॉप लॉस रखें, अराउंड 582 का यानी 6 से 7 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट्स रखें 610 रुपए की। ओके, अंबुजा सीमेंट्स 580 50 पे ट्रेड करता हुआ। रचना जी, आपका कॉल कल के लिए? जी, मेरी तरफ से जो कॉल रहेगा वो लॉन्ग साइड पे रहेगा एंड दैट विल बी इन द फ्यूचर्स ऑफ यूनिलीवर। यूनिलीवर में बहुत दिनों की गिरावट के बाद पहली बार आज आज हायर लो बना है और हायर लो के साथ साथ अब मुझे हायर हाई की भी उम्मीद है जो बनना चाहिए कल के दिन में। तो यहाँ पे हम फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। हम यहाँ पे ऐसा लगाएंगे 2385 पे और अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 2420 एंड 2430। एज ए डिस्क्लोजर ये हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड करा हुआ है तो उनके पास हो सकता है। मानस, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे कल के लिए? तो देखिए, बैंकिंग की तरफ देखेंगे तो कोटक बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। कोटक बैंक 22 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक यहाँ से एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, तो इसके फ्यूचर में आप खरीदारी कर सकते हैं। कोटक बैंक का फ्यूचर 1768 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वहां पर 1754 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करेंगे। 1800 के टारगेट पॉसिबल है कोटक बैंक के फ्यूचर में। कोटक में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी तेजी की और यहीं पर वो तेजी का ट्रेड कैरी करके जाएं। प्रशांत, आप क्या लेंगे? मुझे टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस मोटर्स काफी अच्छा लग रहा है। ये करीबन 2110 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 2120 के आसपास। तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 2090 2090-95 के बीच, 2095 मान के चलेंगे। मेरा जो टारगेट होगा वो होगा 2190 2190। ओके, तो यहाँ पे सारी की सारी टेक्निकल कॉल्स खत्म और कल के लिए तैयारी पूरी। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट एट डे हाई, इट्स 4700 और निफ्टी आपकी स्क्रीन पे जो है वो हम सब के लिए एक नया शीर्ष स्तर, ऑल टाइम हाई फॉर निफ्टी। अनुज, जिसने कैरी किया उसने पैसा बनाया और आज की इस क्लोजिंग को देखकर क्लोजिंग अप्रोच क्या रहेगी कल के लिए? बिल्कुल, देखिए कैरी करिए बिल्कुल। और एक चीज़ समझ लीजिए, आप आज कैरी करेंगे तो हो सकता है कल एक बार के लिए मार्केट आपको तुरंत के तुरंत रिवॉर्ड ना करे, ठीक है ना। लेकिन इस चीज़ को समझिए कि मार्केट में पोजिशनली लॉन्ग रहने पे पैसा बन रहा है और बड़ा पैसा बन रहा है। और एक और चीज़ ऐड करिए, मैं तो कहता हूँ पोजिशनली लॉन्ग रहिए और ऐड करिए। फॉर एग्जाम्पल,
आप सोचेंगे कि मैं आज कैसे ऐड कर पाता कल, मतलब कल मैं तो 21,800 पे लिया था। वही तो सारी पॉइंट है कि एडिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस मार्केट में। अगर ये मार्केट जा रहा है 2, 3, 4, 5, 6 पर, तो फिर आपको हर डिप पर ऐड करना होगा। आज मार्केट ने एक ऐड का एक बहुत अच्छा मौका दिया था। अब ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आपका बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। अब वो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस राउंड नंबर हो जाएगा 22,000। मेरे ख्याल से अब 22,000 मार्केट के लिए फर्म बेस बन जाएगा। जो एक पहले रेजिस्टेंस था, ये मार्केट में हमेशा होता है, जो पहले रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है एक बार आप उसको क्रॉस करते हैं तो इसके लिए अब इसको आप सपोर्ट मान के चलिए। और एक चीज़ बैंक निफ्टी में भी कैरी करिए, थोड़ी रिस्की है स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में। कल के ऑप्शन मत लेके जाइए प्लीज़, कहीं कल के ऑप्शन ले जाएं आप, उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है क्योंकि कल के ऑप्शन ऑलरेडी काफ़ी महंगे हो गए होंगे आज की इस बड़ी रैली के बाद। तो कल अगर मान लो आप 100-150 पॉइंट ऊपर भी खुल गए तब भी वो ऑप्शन नहीं चलेंगे। तो अगले हफ्ते के ऑप्शन लें अगर बैंक निफ्टी में ले रहे हैं तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि कल का ऑप्शन ले जाएंगे और बोलेंगे कि मेरा पैसा नहीं बना। कल का ऑप्शन लेके जाएंगे तो आप बहुत चांसेस है कि पैसा नहीं बनेगा, आपका जाएगा पैसा। तो इसके लिए अगले हफ्ते का बैंक निफ्टी का ऑप्शन लें। और अगली जो राउंड ऑफ तेज़ी है वो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी लीड करेगा। और HDFC बैंक का प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा है। रैली आया ना आए, एटलीस्ट एक चीज़ है, बॉटमिंग आउट के साइंस उसने आज बना दिए। जिस तरीके से आज करीब 2000 करोड़ की डिलीवरी बाइंग हुई है यहाँ पर, तो बिल्कुल कैरी करें। और अगर कल कोई डिप मिलता तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐड करने का मौका होगा विदाउट अ डाउट। जी हाँ, तो ये थी रणनीति। इंडस्ट्रीज पे कैरी करना है और थोड़ा सा याद रखिएगा अगर रिस्क एलिमेंट जोड़ना है तो भी वो भी सही है, और कल डिप मिले तो उसमें ऐड भी करना है, ये अप्रोच है। बट दिस सेशन आई मीन ट्यूसडे एंटायरली बिलोंग्स टू HDFC बैंक। लेके आइए स्क्रीन पे 1453 और आज जिस एवरेज के ऊपर देखिए, हालांकि आज का दिन कुछ डिफरेंट है ऑल टुगेदर, बट हम एवरेज से बार बार कोरिलेट करके देखते हैं। आज 16 जनवरी के बाद फर्स्ट टाइम 20 डिमा के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग क्लोजिंग आती हुई आपके स्क्रीन पे स्टैट्स आएंगे मार्केट ब्रेथ के डेरिवेटिव्स, उसको देखने की कोशिश करते हैं। 58 लॉन्ग 27 शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट लगभग 56.42 में अगर आप देखें तो आज लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। लॉन्ग कहाँ थे आइए देखने की कोशिश करते हैं एक बार, और इस स्पेस को रीड करते हैं हम। 58 लॉन्ग्स, आई थिंक ये कंसोलिडेट फिगर्स जो थी वो मतलब अच्छी थी, पर आज दबदबा पूरा कुछ हद तक बैंकिंग स्टॉक्स का था। PSUs में पावर ग्रिड लगभग 4.25% ऊपर, दीपक नाइट्राइट एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक था। केमिकल बास्केट में ग्लेनमार्क फार्मा, जुबिलेंट फूड आज सुबह फर्स्ट टिक में पकड़ा गया था। CNBC आवास पर पहली कॉल भी थी आज की। और सेल जी एंटरटेनमेंट में खबर का थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा, आपकी स्क्रीन पे 7.5% ऊपर। देन एक्सिस बैंक, HDFC बैंक आज का स्टॉक ऑफ द डे। और सेक्टर ऑफ द डे बैंक्स, SRF में भी पुल बैक था। केमिकल बास्केट में पुल बैक्स विजिबल थे। शॉर्ट बिल्डअप आज फेडरल बैंक में एक मायूसी थी इस स्टॉक के साथ। आज हीरो मोटोकॉर्प, बिरला सॉफ्ट, चोला, आयशर मोटर्स, इन सभी काउंटर्स में आज पेन था थोड़ा सा। और लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ पे हुई? बायोकॉन, अपोलो टायर्स, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, कोल इंडिया और हिंदुस्तान कॉपर, माफ कीजिएगा, इन सभी काउंटर्स में आज थोड़ा सा लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, यानी प्रॉफिट्स थे वो कैश में कन्वर्ट हुए। एक दो स्टॉक्स और मार्क कर देता हूँ जाते जाते, जो कि अच्छा मूव दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। इसी कार्यक्रम में हमने एक नवीन फ्लोरिन को मार्क किया था, करीब 3218 पे डे हाई पर आके क्लोज होता हुआ। जब ये ट्रेड पकड़ा गया था ये करीब 3200 के आसपास 3230 का हाई लगा के आया। मैं ये बात एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज जिस सेक्टर पे अनुज मैं सुबह सुबह एक चर्चा कर रहे थे, केमिकल में स्विंग मिल रहे हैं लोअर एजेस से हायर एजेस की तरफ, वो स्क्रीन पे विजिबल है। लुक एट SRF 3388 एट डे हाई अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। तो आज केमिकल बास्केट में यकीनन लोअर लेवल से काफ़ी हरकत नजर आ रही है। बैंक निफ्टी 47,117 और निफ्टी नए शीर्ष पर, नए ऑल टाइम हाई पर 22,212। अनुज बिल्कुल, और शानदार मोमेंटम अब मार्केट में 22,222 की तैयारी, मतलब 5 times 2 इसकी तैयारी। इनफैक्ट आज का हाई क्या है निफ्टी का? 22,214। हाँ, तो बस 8 पॉइंट और अगर आ जाए तो 22,222 हो जाएगा। तो शानदार, वो जैसे काफ़ी जादुई नंबर्स आपको ऐसे दिखाई देते हैं और वैसे ही एक नंबर की तैयारी क्लियरली मार्केट करता हुआ। अच्छा, कुछ स्टॉक्स जो मैं मेंशन कर देती हूँ, फिर ऑफ कोर्स बिग बॉल पे जाएंगे और आज के मार्केट को क्लोज करेंगे, जो शायद बैन में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं और जो बैन से निकलेंगे। तो जो बैन का हिस्सा बनेंगे उसमें बलरामपुर चीनी में क्लियरली पोजीशंस बनी है करीब 115% तक की। RBL बैंक में 111% तक की पोजीशन है, यहाँ पर सर्टेनिटी है। साथ ही आप देखिएगा GNFC 99% की पोजीशन के साथ, GMR एयरपोर्ट में फिर से 97% तक की मार्केट वाइड पोजीशन आ चुकी है।
फिर पीवीआर, टाटा केमिकल और वेदांता में करीब 90 से 91% तक की पोजीशंस आती हुई, लेकिन टॉप 4 कंपनियां या फिर टॉप 3 कंपनियां ज़्यादा चांसेस है उनके बैन में जाने की, लेकिन इनके लिए थोड़ी सी जगह बनेगी क्योंकि इंडिया सीमेंट में पोजीशंस कुछ कूल ऑफ होकर 84% पर आई हैं। ABFRL सेल और साथ ही साथ अशोक लेलैंड में हमने देखा है कुछ पोजीशंस कम हुई हैं, ये 80-85% के आसपास दिखाई दे रही हैं, तो ये बैन से बाहर निकलने की तैयारी में दिख रहे हैं। लेकिन एक जोरदार सत्र आखिरी 3 मिनट के ट्रेड में आप देखिएगा, ऐसे लगा था कि मिड कैप्स की तरफ से पार्टिसिपेशन नहीं आया, लेकिन वहां पर भी अब आप देखेंगे लॉसेस तो नेग्लिजिबल है, 34 पॉइंट की ही गिरावट रह गई है। लेकिन निफ्टी बैंक आज का स्टार परफॉर्मर है और उसमें कोहिनूर है करीब करीब HDFC बैंक करीब 2-2.5% तक की तेजी पर वो जाकर जो क्लोज दिखा रहा है। तो चलिए आज का क्लोज देख लेते हैं फिर बिग वॉल पर। ऑल अबाउट HDFC। बिल्कुल हर्षदा, ऑल अबाउट HDFC बैंक। एक दो स्टॉक्स और मैं थोड़ा सा देख रहा था जहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम आ रहा था। आई थिंक मैरिको पिक किया गया था चैनल पर। आई थिंक दोपहर के शो में शिल्पा जी ने इसका सस्ता ऑप्शन ट्रेड दिया था। आई थिंक वो ऑप्शन तब 9 रुपये पे था, आज अभी 12 रुपये पर है। वो 530 वाला कॉल था। आई थिंक वीरू को याद होगा, वो ऑप्शन सजेस्ट किया गया था। वो दोपहर के 12 बजे के शो में शिल्पा जी ने दिया था, अब इस शो में मानस ने दिया है। तो वो एक अच्छा ट्रेड रहा आज। और एक सुबह हमने एक आरती इंडस्ट्रीज़ की बात की थी। सुबह की रैली फेल हुई थी, लेकिन अब देखिए वो रैली अब एक बार फिर से वो स्टॉक देखिए इंट्राडे में करीब डे हाई पर जाके वो स्टॉक बंद होने की तैयारी कर रहा है। ये देखिए सुबह एक रैली आई, वो फेल हुई, उसके बाद डिक्लाइन आई, लेकिन टुवर्ड्स द एंड वापस एक मूव आया और काफ़ी अच्छे शानदार क्लोज की तरफ ये बढ़ता हुआ। चलिए अब क्लोज की बात करते हैं। निफ्टी पर बहुत ही शानदार क्लोज, करीब 100 पॉइंट की रैली, 22,213 पर निफ्टी करीब 90 पॉइंट ऊपर, और बैंक निफ्टी में करीब 600 पॉइंट की रैली, 47,126 पर। आज की हाईलाइट बैंक निफ्टी, और एक बार HDFC बैंक दिखा दीजिए क्योंकि थोड़ा सा हम अपने आप को कई बार मॉडिफाई करना ज़रूरी होता है। 2.5% ऊपर HDFC बैंक। और बाय द वे वो 3 बजे वाली डिलीवरी वॉल्यूम देख रहा था मैं, 2000 करोड़ क्रॉस हो गए थे। तो देखते हैं 3:30 बजे के बाद फाइनली कितना रहता है डिलीवरी नंबर। निफ्टी IT करीब 0.8% नीचे। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट था, आज लार्ज कैप ने सारा काम संभाला हुआ था, तो मिड कैप फ्लैट रहा, स्मॉल कैप करीब 0.5% नीचे था। तो एडवांस डिक्लाइन थोड़ा ख़राब था, मतलब 1080 बढ़ने वाले शेयर और करीब 1200 गिरने वाले शेयर, लेकिन क्योंकि बढ़ने वाला सबसे बड़ा शेयर था इसके लिए शायद मार्केट को आज इतना फर्क पड़ा नहीं। सेक्टोरल इंडेक्सेस में कुछ इंडेक्सेस देख लेते हैं, जैसे CPSE इंडेक्स, PSU बैंक इंडेक्स। यहाँ पर आज खास मूव्स थे नहीं। आज फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में अच्छा मूव था क्योंकि आज यहाँ पर वीकली एक्सपायरी थी, और बाकी के सेक्टोरल इंडेक्सेस में कोई खास ज़्यादा मूव थे नहीं। आज 1.5% मूव थे यहाँ पर। केमिकल्स में कोई इंडेक्स नहीं है, वरना वो भी एक अगर इंडेक्स होता तो वो भी आज उसने एक अच्छा आउटफॉर्म किया होता। चलिए एक काम करते हैं, अब सीधा निफ्टी के हीट मैप पर आते हैं, क्योंकि आज दिन था निफ्टी का और आज दिन था निफ्टी बैंक का, और इसमें आपको सबसे ऊपर दिखाई देंगे वो स्टॉक्स। पावर ग्रिड टॉप गेनर था 3% ऊपर, लेकिन उसके 4% ऊपर, लेकिन उसके बाद देखिए HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, बेसिकली प्राइवेट बैंक सभी के सभी, और ICICI बैंक भी ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ज़्यादा पीछे था, वो भी 0.5% ऊपर था। इन सब ने मिलकर एक कॉम्बिनेशन एक प्रोवाइड किया बैंक निफ्टी को, जो थ्रस्ट की ज़रूरत थी वो प्रोवाइड किया। उसके अलावा BPCL, SBI लाइफ, इंडसइंड बैंक, लीवर, L&T, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहां पर आज आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। डाउन साइड पर हीरो शायद ये एक्स डिविडेंड था, लेकिन उसके अलावा कोल इंडिया करीब 3% नीचे, बजाज ऑटो, आयशर, तो टू व्हीलर्स में थोड़ी सी गिरावट थी। TCS और IT में गिरावट थी, तो TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ITC, हर्षदा, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं आज थोड़े से नेगेटिव साइड पर रहे। जी हाँ, एक जोरदार सेशन क्लियरली उभर कर आ रहा है और 22,209 पर निफ्टी जाकर टिका है। ध्यान रखिएगा निफ्टी बैंक का जो 47,112 के लेवल्स पर जाकर टिका। फटाफट से सीधा सौदा का अपडेट भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। कई ऐसे स्टॉक्स जो आशीष और नीरज ने अपने मुकाबले में दरअसल किए आइडेंटिफाई, उसमें ज्यादा तेजी के ट्रेड्स नीरज के फेवर में गए हैं, जहां पर जी एंटरटेनमेंट से 6% भागा, ग्लेनमार्क फार्मा में 3.5% की तेजी रही, रामकृष्ण फोर्जिंग 1% के गेंस में, बायोकॉन मंदी की तरफ रखा था तो वो स्लिप किया। वैसे मंदी की तरफ आशीष ने आइडेंटिफाई किए थे फेडरल बैंक और वर्लपूल भी। फेडरल ऑफ कोर्स 5% नीचे, वर्लपूल में 3.5% की गिरावट, लेकिन दीपक फर्टिलाइजर इंट्राडे में 7-8% के गेंस के बाद 3.5%
ऊपर और कोटक महिंद्रा बैंक जो आज HDFC बैंक को भी सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया था, करीब 2% के गेंस उधर बनते दिखाई दिए हैं। तो ये रही आज की चाल और एक जोरदार मंगलवार आपके लिए निकल कर आया है और ये पूरा तेजी का श्रेय जाता है HDFC बैंक को। चलिए इसी हाई नोट पर हम सब आपसे लेंगे इजाजत, लेकिन कल सुबह आपसे मुलाकात होगी 6:57 पर। आप तैयार रहिएगा, हम भी अपनी तैयारी करके आएंगे कल के ट्रेड के लिए। लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहे CNBC आवाज के साथ।